Good morning, all. Welcome to Learners Academy. चलिए, let's come to the analysis part of our chapter number last chapter 13 probability. So इस टेस्ट पेपर को अगर आप देखोगे तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट रिवीजन ऑफ द होल चैप्टर। मतलब पर्टिकुलर एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो है ही है। चाहे ऐसे 5 एक्सरसाइज है तो 5 एक्सरसाइज में से हर एक में से एक एक तो है ही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो पूरा थोरो आपका रिवीजन हो जाएगा अगर ये टेस्ट पेपर कोई अटेम्प्ट करे तो। स्टार्ट करें। अब पहला क्वेश्चन आपके पहले ही एक्सरसाइज का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पढ़ते हैं, दो दो ऑप्शंस हैं तो दोनों ऑप्शन शायद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के देखते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। इफ द कॉइन शोज हैड, टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल, थ्रो अ डाई। ठीक है, समझ आया? कॉइन को टॉस करो, अगर हेड आया तो वापस टॉस करो, टेल आया तो डाई डाई को फेंको। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाई पे नंबर आएगा 3 से बड़ा, और गिवन क्या है कि कम से कम एक टेल तो आया था। गिवन क्या है, कम से कम एक थे। तो आपको प्रॉपरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक जो प्रॉपर क्वेश्चन होता है उसके अंदर प्रॉपरली आपको सैंपल स्पेस बनाना है, इवेंट स्पेस बनाना है, इंटरसेक्शन बनाना है, ऑल दैट। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस भी हम वैसे ही नहीं बना सकते कैजुअली जैसे बनाते थे। इसका सैंपल स्पेस भी एक्जियोमेट्रिक अप्रोच से बनेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिवाइड हो रही है ना। वो बनाया था ना अपने, एक ट्री टाइप का डायग्राम बनाया था, उस टाइप से बनेगा। तो सबसे पहले आपके पास कॉइन है, सबसे पहले आपके पास कॉइन है। लेट्स से दिस इज द कॉइन। ठीक है, इस कॉइन को हमने टॉस किया तो या तो हेड या फिर टेल। इधर वी विल गेट हेड और वी विल गेट टेल। ठीक है, अब हेड आएगा तो क्या करेंगे, द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, तो इसको वापस टॉस करेंगे। तो जब मैं हेड, जब कॉइन के दो केसेस हैं, पॉसिबल केसेस हैं, हेड या टेल, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ हाफ। ये हाफ और ये भी हाफ, आधी आधी बढ़ गई। चलो अब आगे और डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा अभी। अब वापस अगर हेड आएगा तो वापस कॉइन टॉस करोगे तो वापस हेड या टेल, वापस हेड या टेल। तो इस इवेंट को क्या कहेंगे, इस इवेंट को कहेंगे पहले हेड आया था बाद में भी हेड आया तो हेड हेड कहेंगे। इस इवेंट को क्या कहेंगे, पहले हेड आया था बाद में टेल आया तो हेड टेल। और इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालने जाएंगे तो देखो कैसे निकलेंगी। 1/2 है ना हमारे पास, ये 1/2 अगेन आधी आधी बट जाएगी। तो 1/2 का आधा आधा क्या होता है, 1/4, 1/4। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, एंड इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/4। कोई डाउट? चलो अब टेल आया तो क्या किया हमने, डाई को थ्रो किया। डाई को थ्रो करेंगे तो क्या होगा बताओ। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा कि हेड आया था तो हमने क्या ड्रॉ किया, हमने क्या किया था, वापस कॉइन टॉस किया था, है ना। तो वापस कॉइन टॉस किया और यहाँ से हमने वापस क्या किया, डाय किया, यहाँ पे डाय, यहाँ पे कॉइन। डन। अब कॉइन से वापस दो केसेस, डाय से 6 केसेस, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से वापस दो केसेस, हेड और इसको हम कहेंगे हेडेड, एंड इसको हम कहेंगे हेड टेल। ओके, और प्रोबेबिलिटी हमने डिवाइड करी दी, 1/2 का भी आधा आधा कर दिया तो 1/4, 1/4। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर भी एक्जियोमेट्रिक अप्रोच का क्वेश्चन है ये। सादा वाला नहीं है कि जिसमें पूरा सैंपल स्पेस ड्रॉ कर देते थे और फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कर देते थे। वो कब होता था, जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होते थे। यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, कॉइन आया तो ये करो, डाई आया तो ये करो। तो अनइक्वली लाइकली आउटकम्स है तो इसकी पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी एक्जियोमेट्रिक अप्रोच से। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डाई आएगा तो क्या क्या हो सकता है, 6 केसेस हैं बोलो। ठीक है, 6 केसेस हैं तो उन 6 केसेस के नाम लिख देते हैं। इस पहले वाले केस को क्या कहेंगे, टेल आया, और डाई में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो टेल के साथ 1, T1, देन T2, T3, T4, T5 एंड T6। बोलो अनुष्का, यही होगा। और इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी जरा वो सोचो। तो देखो इसके पास हाफ था तो ये हाफ 6 में बांटेगा, उसके पास भी हाफ था, इसके पास भी हाफ था, तो ये हाफ तो अपने हाफ हिस्से को 2 हिस्सों में बांटेगा, ये हाफ अपने हाफ हिस्से को 6 हिस्सों में बांटेगा। तो हाफ का 6, 1/6 पार्ट क्या होता है, 1/12। सो ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12, 1/12, 1/12। बोलो आया समझ में? हो गया सारा डिस्ट्रीब्यूशन। और फाइनली जो लास्ट में प्रोबेबिलिटी इनका सम बनाना चाहिए। तो आप रफली ऐड करके देख लो कि फाइनली जो आखिरी वाली प्रोबेबिलिटी है, मतलब हर स्टेज पे सम बनाना चाहिए। देखो इस स्टेज पे भी सम बना रहा है, अब इस स्टेज पे भी सम बनाना चाहिए। अगर मान लो आगे और डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उस स्टेज पे भी सम बनाना चाहिए, क्योंकि वन ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। भाई ग्रैंडफादर के पास तो एक ही प्रॉपर्टी है, उसने 2 को बांटी, फिर उन्होंने अपने बच्चों को बांटी,
तो फाइनली तो प्रॉपर्टी मिलके तो एक बननी चाहिए ना, किसी भी स्टेज पे हम देखें, बच्चों वाली स्टेज पे देखें या पोतों वाली स्टेज पे देखें, प्रॉपर्टी का सम 1 तो आना ही चाहिए ना। तो इसका सम 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, आप रफली कैलकुलेट, आपको प्रूव नहीं करना बट आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 1/12 6/12 है, तो 6/12, 6/12 यानी हाफ, और 1/1 यानी 2/4, वो भी हाफ 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 1। ओके डन, ये हो गया। अब अपने को करना है इवेंट्स का, इवेंट्स मानना है और इवेंट्स के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो देखो क्या कह रहा है, जो चाहिए वो तो ई, और जो पूछा जाए उसको एफ। तो ई क्या मानूंगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 3। तो ये वाला इवेंट हो जाएगा मेरा ई। ओके, और देर इज एटलीस्ट वन टेल, ये वाला नंबर हो जाएगा मेरा एफ। समझ आया, ये वाला हो जाएगा ई, ये वाला हो जाएगा एफ। तो बेस्ड ऑन दिस ई और एफ की इवेंट स्पेस ड्रॉ कर सकते हैं अपन। तो ई का इवेंट स्पेस क्या आएगा, उसमें क्या चाहिए, द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, T4 T5 T6, T4 T5 T6। फाइन, और एफ पे आओ, एफ पे क्या चाहिए, कम से कम एक टेल। तो कम से कम एक टेल देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, दो टेल भी चलेंगे, लेकिन एक टेल तो मिलना ही चाहिए। तो दो टेल तो वैसे भी कहीं भी नहीं है, एक टेल कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एक टेल है, और इन सब में एक एक टेल है। तो ये 7 केसेस काउंट हो जाएंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T6 डन। ओके, अब ई आ गया एफ आ गया, तो लगे हाथ ई इंटरसेक्शन एफ, इनमें जो भी कॉमन है। तो टेल मी क्या कॉमन आ रहा है इनमें, T4 T5 T6। ठीक है, चलो अब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके, एफ के और ई इंटरसेक्शन एफ के। एफ के चाहिए, ई के तो नहीं चाहिए, और ई इंटरसेक्शन एफ के चाहिए। ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकलेगी ना, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एफ। ई से तो मतलब है ही नहीं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने आ रहे हैं। अब सुनो, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7, और अगर मैं कहूँ इसमें 3, तो आंसर 3/7 गलत हो जाएगा। ये कब होता है आंसर, जब हमारी अप्रोच क्या होती, साधारण होती है, इक्वली लाइकली आउटकम्स की। इसमें इन सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर थोड़ी ना है, नहीं है ना। तो ये जब एक्जियोमेट्रिक अप्रोच से चलते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं डायरेक्टली, विथआउट नंबर कैलकुलेट करें हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो सीधे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, निकलेगी तो इन्हीं दोनों इवेंट्स की, लेकिन नंबर वाले कॉन्सेप्ट से नहीं निकलेगी, फेवरेबल बाय टोटल वाले नंबर कॉन्सेप्ट से नहीं निकलेगी। ठीक है, ये चीज इसमें नई थी, बाकी तो कुछ नया नहीं था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, बुक का इक्वेशन है ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो एफ और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 एलिमेंट्स हैं। तो 7 एलिमेंट्स की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी अपने चार्ट में लिखी हुई है, उन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो एच टी की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/4, प्लस उसके बाद फिर T1 T2 T2 सबकी 1/12 1/12 थी, तो 6 × 1/12, इसको ऐड करेंगे तब जाके एफ की प्रोबेबिलिटी आएगी। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच क्या कहती है, अंदर जाओ, एक एक आउटकम से बात करो, उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी को जोड़ो। ये कहती है एक्जियोमेट्रिक। कब कब यूज करते हैं, जब अनइक्वली लाइकली आउटकम्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, सो इट्स लाइक 1/4 प्लस 6/12 क्या होता है, 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/4, यानी कि आंसर इसका 3/4। इंटरसेक्शन एफ में T4 T5 T6 यानी कि 3 × 1/12, क्योंकि हर एक की 1/12 और 3 लोग हैं ये। तो 3/12, 3/12 को क्या लिख सकते हैं अपन, डिनोमिनेटर 4 लेके आए तो 1/4 डन। चलो जी, अब अपन क्या करेंगे, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। तो पहले अब अपन लाइन लिखेंगे, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 3 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। ये पूरा स्टेटमेंट लिख के, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट लिख के, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय probability of E on F, that is equal to probability of E intersection F divided by probability of F. So probability of E intersection F is what, 1/4, and probability of F is what, 3/4. 4 से 4 gets cancelled out, answer is 1/3 is the final answer. आया सब दोनों का, आंसर आया दोनों का। मैंने ना, मुझे पता है ये अ- ऐसे से था ना, हम्म, मैंने एक बार ये किया, मतलब दोबारा नहीं लिया उसको। अच्छा, तो मतलब कम बनाया अपने आउटकम्स। और आपने तो इक्वली भी डिवाइड कर दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं फेवरेबल अपॉन नंबर। तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
का फॉर्मूला लिखने के अलावा और कुछ भी सही नहीं है। और थोड़ी सी अप्रोच ठीक है भाई, चलो भाई पहले वो करेंगे फिर वो इंटरसेक्शन करेंगे फिर ये करेंगे। क्या देंगे इसमें बताओ। सृष्टि 1 नंबर दे दो फॉर यूजिंग। कितने का है ये, 15 मार्क्स का है ना? अच्छा 6 क्वेश्चन है हमारे पास आज। सॉरी ये थोड़ा ना पेपर देना एक बार, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। डू वन थिंग, थर्ड क्वेश्चन 2 नंबर का है 3 के बजाय। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2 नंबर का है। और एक क्वेश्चन और 2 नंबर का करना पड़ेगा ना, दो, तो 13। 3 क्वेश्चन 2 2 नंबर के कितने में, 6। और 3 क्वेश्चन 3 3 नंबर के 9, नोट से 15 हो गए ना। तो 3 क्वेश्चन तो 2 2 नंबर के चाहिए। तो एक तो थर्ड क्वेश्चन मार्क करो 2 नंबर का। एक थर्ड क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। सिक्स्थ वाला क्या है, सिक्स्थ वाला में बर्नौली ट्रायल है और क्या है। और फिफ्थ तो बड़ा है ही सही। फोर्थ वाला मार्क करो 2 नंबर का, फोर्थ वाला छोटा है। थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट वन, ये वाला 1 3 एंड 4 तो 2 2 नंबर के, बचे हुए 3 3 नंबर। ठीक है, तो ये 2 नंबर के। चलो नेक्स्ट इसका सेकंड ऑप्शन देखें। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका। अच्छा वन मोर थिंग, देखो इसको शॉर्ट में निकालना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमको पता है कि कम से कम एक टेल तो है, हमको पता है कम से कम एक टेल तो है। तो यानी कि हमारा जो सैंपल स्पेस है वो श्रिंक होके इतना ही रह जाएगा, पर वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फेवरेबल अपॉन टोटल तो चल नहीं रहा। मान लो फेवरेबल अपन टोटल चल रहा होता ना, तो हम क्या करते हैं भाई, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस हैं। 8 में जो मुझे ये तो पता ही कि एक टेल तो आया ही था, तो इसको रूल आउट कर देते हैं। 7 केसेस में से आपको वो काउंट करने हैं जिसमें क्या 3 से ज्यादा बड़ा नंबर है, तो 3 केसेस है, 3/7 आंसर लिख देते हैं। बट वो कब करते हैं, जब फेवरेबल अपॉन टोटल वाला केस चल रहा था। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच में तो आपको ये पूरा प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। चलो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं इसका, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक प्रॉपर 2 क्वेश्चन है हमारे इस टेस्ट पेपर में। 2 फेयर डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 फेयर डाइज रोल किए हमने। हमको पता है, ये जो हमको पता है वो एफ होता है। क्या पता है कि एक डाइस पे ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं उसमें, 2 3 2 3 5, 2 ऑड है। Right. ऑड प्राइम 3 and 5, 3 and 5। भाई एक बार डाई को थ्रो करूंगा मैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 में से 5 6 में से 3 ऑड्स 3 प्राइम्स होते हैं। लेकिन 3 प्राइम होते हैं ये लेकिन उसमें से ऑड प्राइम कौन कौन से होते हैं, एक तो 3 और एक 5। ओनली 3 and 5 आर ऑड प्राइम। 2 तो इवन प्राइम, 2 तो अकेला नंबर ऐसा है जो इवन नंबर भी है और प्राइम भी है दुनिया में। ठीक है, तो ये है हमारे 2 ऑड प्राइम नंबर। अब ये क्या कह रहा है, एफ इवेंट है कि दोनों पे ऑड प्राइम नंबर मिले। एफ इवेंट क्या है, दोनों पे ऑड प्राइम नंबर मिले। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, कि बचे हुए पे भी एक दूसरे डाय पे भी क्या हो, ऑड प्राइम। यानी कि देखो हमको ये पता है कि दोनों में से किसी एक डाय पे ऑड प्राइम नंबर है। इट इज फाउंड दैट वन ऑफ द डाय शोज एन ऑड प्राइम नंबर। हमको ये पता है कि दोनों में से किसी एक डाय पे ऑड प्राइम नंबर है। तो लेट से आपको पता है कि आपके वाले डाय पे ऑड प्राइम नंबर है, इसको पता है कि इसके वाले डाय पे ऑड प्राइम नंबर, आप दोनों को भी पता हो सकता है कि दोनों के डाय पे ऑड प्राइम नंबर। तो जो एफ इवेंट है उसमें पहले डाय पे ऑड प्राइम नंबर आना, दूसरे डाय पे ऑड प्राइम नंबर आना और दोनों पे ऑड प्राइम नंबर आना, ये सारे केसेस काउंट होंगे एफ में। एफ में उसमें से ई में क्या काउंट होंगे, केवल और केवल दोनों डाय पे ऑड प्राइम नंबर आना ही काउंट होगा। समझ आया? देखो भाई ऑड प्राइम नंबर कैसे कैसे आ सकता है, तो पहले पे आएगा या दूसरे पे आएगा या दोनों पे आएगा। तो पहले पे दूसरे पे और दोनों पे, ये सारे केसेस तो एफ में काउंट होंगे। और केवल दोनों पे आए, ये सारे केसेस हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई पे काउंट, दोनों पे आए। नहीं एक पे आए तो वो एफ में काउंट होंगे। भाई एक में आए और दोनों में आए ये तो सारे एफ में काउंट होंगे, और दोनों पे आए वो ई में काउंट होंगे। ई वाले केसेस एफ वाले केसेस से कम होंगे ना ऑब्वियसली। समझ गए? तो पहले तो ये लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए कि वन ऑफ द डाई शोज एन ऑड प्राइम नंबर, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द रिमेनिंग डाई आल्सो शोज एन ऑड। रिमेनिंग यानी बचा हुआ, यानी इस पे तो है, बचे हुए पे भी है, तो दोनों पे हुआ कि नहीं हुआ, इस पे तो है बचे हुए भी दोनों पे हुआ। क्लियर है ये सारी बात? चलो तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो मुझे बताओ, ये हमारे पास ऑड प्राइम नंबर की संभावना आ गई। बताओ ऑड प्राइम नंबर को अगर मैं
इवेंट ऑड प्राइम नंबर को मैं ए ले लेता हूं कि ए इवेंट क्या है, ऑड प्राइम नंबर आना। ओके, सो टेल मी हाउ मेनी ऑड प्राइम नंबर्स आर, 2 आउट ऑफ 6। तो जब अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं तो अपन एक में से ही सोचते हैं, तो अभी एक में से ही सोच रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 2 आउट ऑफ 6, दैट मीन्स 1/3। तो नहीं आने को क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, अगर भाई ऑड प्राइम नंबर नहीं है इसको क्या कहेंगे, 1 - 1/3, दैट मीन्स 2/3। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब सुनो, ई इवेंट नहीं, पहले एफ को डिफाइन कर लेते हैं। एफ डिफाइन कर लेते हैं कि दोनों में से किसी एक पे भी ऑड प्राइम नंबर हो या ऑड प्राइम नंबर आए, दो, एक पे आए, दो पे आए या दोनों पे आए। ओके ना? तो एटलीस्ट वन लिख सकते हैं ओपन, तो एटलीस्ट वन ऑड प्राइम नंबर, एटलीस्ट वन ऑड प्राइम नंबर। ओके भाई, ठीक है। अब देखो, अगर एटलीस्ट एक ऑड प्राइम नंबर है तो इसमें कौन कौन से केसेस काउंट होंगे, पहले पे आए तो भी काउंट होगा, दूसरे पे आए तो भी काउंट होगा, और दोनों पे आए तो भी काउंट होगा। लेकिन ई पे तो आपको दोनों पे ही चाहिए, है ना, बोथ ऑड प्राइम नंबर चाहिए। अब हाँ बोलो, किसमें, टू ऑड प्राइम नंबर थोड़ी ना, टू ऑड प्राइम थोड़ी ना, ऑड प्राइम मतलब 3 और 5, मतलब दोनों डाइसेस में 3 और 5 में से आए, किसी एक डाइस में 3 और 5 से आए वो भी काउंट हो गए इसमें, दूसरे पे 3 और 5 में से आए वो भी काउंट होंगे, और दोनों में 3 और 5 में से कोई एक नंबर है वो भी काउंट होंगे। लेकिन इसमें तो 3 और 5 में दोनों में से ही, दोनों डाइसेस पे 3 और 5 में से ही कोई एक नंबर आना चाहिए, वही केस काउंट होगा। ऑड और प्राइम नंबर होता तो फिर ऑड और प्राइम नंबर और एटलीस्ट, ऑड और प्राइम नंबर और एटलीस्ट वन ऑड प्राइम नंबर, देखो दोनों में डिफरेंस है। ऑड और प्राइम नंबर में तो क्या होगा, प्राइम नंबर भी चलेगा, ऑड भी चलेगा। तो अब ऑड नंबर और कौन कौन सा बचा, 3, 5, तीन ऑड नंबर है मेरे पास, 1, 3, 5, और तीन मेरे पास प्राइम नंबर है, 2, 3, 5। तो 1, 3, 5 और 2, 3, 5 का यूनियन करूंगा तो आएगा 1, 2, 3, 5। तो यहाँ पे 4 आउट ऑफ 6 केसेस हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक केस चलता, अभी तो उसको ऑड भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए। समझ गए? अभी चलो आगे बढ़ो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो, एक ऑड प्राइम नंबर, बहुत ऑड प्राइम नंबर, तो मुझे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब इसका मतलब क्या होगा, एफ इवेंट में कौन कौन से केसेस काउंट होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल रहा हूं मैं। अच्छा मुझे बताओ, एफ का मतलब है एक, कम से कम एक प्राइम नंबर, ई का मतलब है दोनों ऑड प्राइम नंबर, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब भी दोनों ही ऑड प्राइम नंबर होगा, बताओ। तो ई इवेंट और एफ इवेंट का इंटरसेक्शन सेम आ रहा है ना, ई इवेंट में जो केसेस होंगे वो के वही इंटरसेक्शन में केसेस होंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मीनिंग भी वो का वही हो गया, बोथ ऑड प्राइम नंबर। या फिर ई की जो डेफिनेशन है आप बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज लिख लो, क्या चाहिए उसको, रिमेनिंग डाई शोस, रिमेनिंग डाई पे ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए, ऑड प्राइम नंबर ऑन द रिमेनिंग डाई। तो अब इंटरसेक्शन एफ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दोनों पे ऑड प्राइम नंबर हो, पहले पे तो आ ही गया, दूसरे पे भी आ जाए, ऑड प्राइम नंबर ऑन रिमेनिंग डाई, ऑन रिमेनिंग डाई। डन, चलो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी किस किस की निकालनी है आपको, एक तो एफ की निकालनी है और एक इंटरसेक्शन एफ की निकालनी है। एफ का मतलब है कि कम से कम एक ऑड प्राइम नंबर मिले, तो हो सकता है कि पहले वाले पे ऑड प्राइम नंबर हो और दूसरे वाले पे ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन दूसरे पे ना हो, यानी ए डैश, ठीक है। प्लस हो सकता है पहले वाले पे ना हो और दूसरे वाले पे हो, और हो सकता है दोनों पे हो सकता है दोनों पे ऑड प्राइम नंबर हो। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो अगर पहले पे है तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, इंटरसेक्शन का मतलब इंटू, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट से दो डाइस थ्रो करूंगा तो पहले का दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे का पहले पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया था, 2 1/3, और ए नॉट क्या आया था, 2/3। ये तो पहला वो केस है जिसमें पहले वाले पे ऑड प्राइम नंबर है पर दूसरे वाले पे ऑड प्राइम नंबर नहीं है। प्लस ये वो केस है जिसमें पहले पे नहीं है, यानी कि 2/3, पर दूसरे वाले पे है। और ये वो केस है जिसमें दोनों पे है, तो 1/3 इंटू वॉट, 1/3। इसको सॉल्व करना जरा, सो इट्स लाइक 2/9 प्लस अगेन 2/9 प्लस 1/9, सो इट इज 2 + 2, 4 + 5, 5/9, ठीक है। ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, दोनों पे चाहिए, ई पे भी चाहिए और एफ पे भी चाहिए। तो ई और एफ यानी दोनों केसेस में मुझे क्या चाहिए, ऑड प्राइम नंबर, यानी पहले भी ऑड मिला प्राइम नंबर मिला, यानी पहले भी ए इवेंट घटित हो गया और बाद में भी ए इवेंट घटित हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन ए, पहले भी मिला और बाद में भी मिला, ठीक है। सो यानी कि ये वाला केस, लास्ट वाला केस काउंट हो जाएगा, ओनली 1/3 इंटू 1/3, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1/9। अब ई ऑन एफ चाहिए, तो अब एक बार पहले क्वेश्चन में से लाइन लिख देंगे। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द रिमेनिंग डाई आल्सो शोज एन ऑड प्राइम नंबर गिवन दैट वन ऑफ द डाई शोज एन ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। तो इट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, ओके, ई ऑन एफ, और आंसर क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/9 डिवाइडेड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी 5/9, आंसर इज 1/5। मैच हुआ किसी का, किया ही नहीं, ओके। अब ये तो थी इसकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाली अप्रोच, और दूसरी सरल अप्रोच ये होगी, बट वो लेंदी होगी, कि सारा सैंपल स्पेस ड्रॉ करो 36 आउटकम्स का, उसमें से एफ में ले लो जिसमें एक दो या दोनों पे ऑड प्राइम नंबर हो, और फेवरेबल आपके ले लो जिसमें दोनों में ऑड प्राइम नंबर हो, और फिर नंबर से नंबर डिवाइड करवा दो, फेवरेबल जिस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एन ऑफ एफ। अभी तो अपन ने सैंपल स्पेस ड्रॉ नहीं किया, लेट्स से सैंपल स्पेस ड्रॉ करते तो कैसे अप्रोच करते इस क्वेश्चन को। सैंपल स्पेस क्या होगा, 36 आउटकम्स का आप जानते हो, शॉर्ट में बना देता हूँ, 1 1 1 2 अप टू 1 6, देन 2 1 2 2 अप टू 2 6। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होता है कि काम कम होता है, मतलब छोटा हो जाता है हमारा काम, लेकिन सोचना बहुत तगड़े लेवल पे पड़ता है। अभी जैसे इस अप्रोच में बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, सोच विचार बड़ा ढंग से करना, ये सोचना बड़ा मुश्किल होगा ना भाई। एक एक पे ही कम से कम एक और प्राइम नंबर चाहिए, तो पहला वाला और प्राइम नंबर, दूसरा वाला नहीं, और पहला वाला नहीं दूसरा वाला, और दोनों, ये तीनों केसेस इसमें काउंट होंगे। ये सोचना बड़ा भारी चीज है ना। और इस जब अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज नहीं करते, पूरा सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं, तो उसकी भी कुछ खामियां हैं, हर चीज के कुछ अच्छे पहलू हैं, कुछ बुरे पहलू हैं। इसकी क्या बुरे पहलू हैं कि इसमें सब कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, सारे एक एक आउटकम्स के लिखना पड़ता है, तो लेंदी टास्क होता है। बाकी करने के हिसाब से थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट तो यहीं से करना सीखा था ना, सैंपल स्पेस ड्रॉ करके। अब मुझे बताओ इसमें एफ वाले इवेंट स्पेस बताओ, एफ एफ के अंदर क्या होगा जिसमें कम से कम एक ऑड प्राइम नंबर हो। तो एक ऑड प्राइम नंबर, यानी कि ऑड प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से हैं, 3 और 5। तो पहली रो में आएगा क्या कोई, 1,3 आएगा, एक ऑड प्राइम नंबर मिल गया, और 1,5 भी मिल गया, एक ऑड प्राइम नंबर और मिल गया, डन। दूसरी वाली में 2,3 2,5, ठीक है। तीसरी वाली में सारे ही मिलेंगे, 3 खुद एक ऑड प्राइम नंबर है, सो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 वाले में वही दो मिलेंगे, 4 4 3 एंड 4 5, ठीक है। और 5 वाले सारे मिलेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। और 6 वाले में अगेन दो मिलेंगे, 6 3 एंड 6 5, ओके। और ये क्लोज, डन। अब ये कितने हो गए, काउंट करो, एक दो तीन में तो दो दो केसेस मिले, तीन ही, चार में, चार में तो दो दो केसेस मिले, तो 4 दूनी 8, और दो रोज तो पूरी मिल गई, तो 6 और 6 12, 8 और 12 20। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ हो गया हमारे पास 20। अब इसमें से ई इंटरसेक्शन एफ, जिसमें पर्टिकुलरली केवल दोनों में ही और प्राइम नंबर हो, वही छांटना है। तो दोनों में ऑड प्राइम नंबर चाहिए, तो फर्स्ट में तो ऐसा वन खुद ऑड प्राइम नंबर नहीं है, तो केवल और केवल सेकंड रो, नहीं सेकंड रो में भी नहीं आएगा, थर्ड एंड फिफ्थ रो में ही आएगा, दोनों में ऑड प्राइम नंबर वाला केसेस। तो थर्ड रो में कौन कौन सा आएगा, 3 3 3 5, और 5 फिफ्थ वाले में कौन सा आएगा, 5 3 5 5। सॉरी, ये ई नहीं है, ये ई इंटरसेक्शन एफ है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसके, 4। करो आप, 4/21/5 आ गया आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 4/36। फिर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है 4/36, और ये 20/36, 36 4/20 ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1/। तो वैसे कर लो या वैसे कर लो, आपकी चॉइस, ठीक है। चले नेक्स्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डन अच्छे से।
हाँ, एक बार भी बोलना था। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ दो, साइमल्टेनियसली यानी साथ में, टुगेदर। और सक्सेसफुली का मतलब एक के बाद एक सक्सेस हुआ फिर दूसरा, सक्सेसफुली मतलब बारी बारी से सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्टेन बिगिनर एट गोल्फ गेट्स ए गुड शॉट इफ ही यूजेस करेक्ट क्लब इज 1/3। आ गया बेस थ्योरम, वो वाला मतलब वो टॉपिक आ गया। अब एक्जैक्टली बेस थ्योरम है या नहीं वो भी देखेंगे, साइज से पता चल जाता है ना। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड शॉट विद इनकरेक्ट क्लब। गोल्फ खेलता है कोई आप में से, ये जानता है गोल्फ के बारे में? तो गोल्फ जिससे खेलते हैं, तो जो जिससे वो जो हाथ में जैसे क्रिकेट खेलने का बैट होता है ना, तो गोल्फ खेलने की जो स्टिक होती है उसके आगे नीचे एक क्लब लगाते हैं जिससे वो करेक्ट शॉट लग जाए, है ना। तो उसको बोलते हैं क्लब। तो एक कोई गोल्फर है, वो गुड शॉट मारे, गुड शॉट तब मारे जब करेक्ट क्लब लगा हुआ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। और इनकरेक्ट क्लब से भी कईयों के गुड शॉट लग सकते हैं भाई, कोई अच्छा बैट ले गया ब्रांडेड तो ही शॉट अच्छा लगे ऐसा कोई जरूरत है ना, बुरे बैट से भी कोई शॉट लगा सकता है, खुद की स्किल भी तो होती है ना। तो इनकरेक्ट या तुक्के से कह लो, कुछ भी कह लो, इनकरेक्ट क्लब से भी अच्छा शॉट लगने की संभावना 1/, करेक्ट क्लब से लगने की संभावना 1/3, इनकरेक्ट क्लब से लगने की संभावना 1/5। अब उसके बैग के अंदर 5 डिफरेंट क्लब्स हैं जिसमें से एक ही करेक्ट है, बाकी 4 इनकरेक्ट है। यहाँ पे तो बिल्कुल मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। कुछ है यहाँ पे, ये क्यों? समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? उसके बैग में 5 डिफरेंट क्लब्स हैं, उसके अंदर एक करेक्ट क्लब है गुड शॉट के लिए, ठीक है ना, एक ही करेक्ट क्लब है, बाकी तो 4 तो क्या है, इनकरेक्ट है। तो अब वो एक क्लब निकालेगा, उसमें लगाएगा और शॉट मारेगा। अब अगर उसने करेक्ट क्लब निकाला और शॉट मारा और गुड शॉट लगा, उसकी संभावना दे रखी है ना, करेक्ट क्लब निकाल के गुड शॉट मारने की संभावना दे रखी है 1/3। और इनकेस उसने इनकरेक्ट क्लब निकाला होता तो उसको उसको लगा के भी गुड शॉट मारने की संभावना दे रखी है 1/4। तो करेक्ट क्लब निकालने की संभावना 1/5, 5 क्लब्स में से एक, और इनकरेक्ट 4/5। तो ये तो कोई प्रायोरी प्रोबेबिलिटी 1/5 4/5, 5 में से एक करेक्ट है और 4 इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्लब निकालने की संभावना 1/5 और इनकरेक्ट निकालने की संभावना 4/5। वेरी इजी, ठीक है। अब आगे सुनो, इफ ही चूजेस ए क्लब एट रैंडम, वो तो मैं कह ही रहा हूँ एक रैंडमली एक क्लब चूज करेगा, एंड देन टेक्स ए स्ट्रोक, स्ट्रोक मारेगा, संभावना बताओ उसको गुड शॉट लगे। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी है। उसको रिजल्ट चाहिए। अगर वो ऐसे कहता कि गुड शॉट तो लगा है, क्या बताओ करेक्ट क्लब से लगा था या इनकरेक्ट क्लब से लगा था, दैट वाज रिवर्स प्रोबेबिलिटी, दैट वाज रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, इसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। किया था किसने अटेम्प्ट? आपने किया है? चलो, सो E1 और E2 तीन इवेंट्स मान लेता हूं, देखो सरल से। E1 का मतलब करेक्ट क्लब निकलना, प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज, जो हाइपोथेसिस अपन कहते हैं, करेक्ट क्लब चूज होना। E2 इनकरेक्ट क्लब चूज होना। ओके, रैंडमली जो क्लब चूज कर रहा है, बैग से निकाल रहा है, वो करेक्ट चूज हो जाए वो E1, इनकरेक्ट चूज हो जाए वो E2। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लेते हैं, और उनका सम हमेशा 1 के आता है, 1 आता है, प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। तो 5 क्लब्स में से एक करेक्ट है तो 1/5, 5 में से 4 इनकरेक्ट हैं, 4/5, सम बना रहा है। और रिजल्ट क्या चाहिए आपको? गुड शॉट, गुड शॉट। ओके, डन। अब मुझे बताओ, यहाँ पे निकालता हूं मैं, ए ऑन E1 क्या होगा, या फिर वो डायग्राम बना के बताएं? चलो डायग्राम बना के, डायग्राम। तो लेट से ये तो है वो बैग, उस बैग में से हमने 5 क्लब्स हैं इसके अंदर, है ना, 5 क्लब्स हैं इसके अंदर, इसमें से मेरे को ना एक क्लब निकालना है। तो E1 हो जाए इसकी संभावना, E2 हो जाए इसकी संभावना। E1 मतलब, E1 मतलब करेक्ट क्लब, या फिर तो लिख देता हूं मैं करेक्ट क्लब, और E2 क्या है? इनकरेक्ट क्लब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगी मेरी, और वो निकाल भी ली मैंने वहां पे 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगी मेरी 4/5। डन। अब करेक्ट क्लब से गुड शॉट, एक तरीका ये करेक्ट क्लब से गुड शॉट लग जाए, और एक तरीका ये कि इनकरेक्ट क्लब से गुड शॉट लग जाए, कि दोनों से लग सकता है ऐसा उसने मेंशन किया है। तो करेक्ट क्लब से गुड शॉट लग जाए, इसको क्या कहूंगा? ए ऑन E1, बोलो। और इनकरेक्ट क्लब से लगे ए ऑन E2। और इन दोनों की संभावना बुक में गिवन है, हमको नहीं दिमाग लगाना, कि सर्टेन बिगिनर गोल्फ गेट्स गुड शॉट इफ ही यूजेस करेक्ट क्लब 1/3 और इनकरेक्ट क्लब से 1/4, 1/3 1/4, और इन दोनों का सम 1 होने की कोई गारंटी नहीं होती।
ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें, इनका संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कई बार ये कनेक्टेड होती है, कई बार कनेक्टेड ना भी होती हैं। अब आपको तो सब चाहिए करेक्ट क्लब। आपको क्या चाहिए? करेक्ट क्लब चाहिए, यानी कि आपको इवेंट ए घटित कराना है किसी भी हाल। ओ सॉरी, आपको चाहिए गुड शॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट ही गेट्स ए गुड शॉट। फाइनल रिजल्ट क्या है? आपको गुड शॉट चाहिए, तो गुड शॉट यानी कि आपको इवेंट ए घटित कराना है। सो यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी, यूजिंग यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, we have we have probability of A इक्वल टू, बोलो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, E1, मतलब जो डिनोमिनेटर में आता था ना, बस वही आंसर चाहिए, न्यूमिनेटर वाला पार्ट अलग से नहीं सोचना है ना। ए ऑन E1, ए ऑन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, सॉरी प्लस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2। सॉल्व करें तो E1 क्या है? 1/5, और ए ऑन E1 क्या है? 1/3। E2 क्या है? 4/5, और ए ऑन E2 क्या है? 1/4। सो ये हो जाएगा 1/15, और ये हो जाएगा 4 से 4 गया तो +1/5। डन। तो ये 15 को एलसीएम ले लें तो 1 + 3 यानी 4/15 इज द फाइनल। ठीक है, क्या गलती करी? बेस लगा दिया। अब बेस कब लगेगा? मान लो गुड शॉट आ गया और गुड शॉट में करेक्ट क्लब यूज हुआ था, तो करेक्ट क्लब यूज हुआ था, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5 आउट ऑफ 4/15, 1/15 यानी 1/4 आंसर आ जाएगा। और इनकरेक्ट क्लब से हुआ था तो 1/5 डिवाइडेड बाय 4/15 यानी 3/4 हो जाएगी, उसकी 1/4, इसकी 3/4, उन दोनों का संबंध आता ही है। डन। तो आपको बस ये पिक करना है बड़े लेंदी क्वेश्चन में कि बेस थ्योरम की जगह टोटल प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। एक ही क्वेश्चन था टोटल प्रोबेबिलिटी का, इसलिए वो ज्यादा रिस्की है कि वो ना हो जाए। ठीक है ना? ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा चेंज करवाया था? वो वाला है, सृष्टि संस्कृत वाला। तो इसमें नहीं है वो क्वेश्चन? ये इस तो ये पेपर पे गलत खुल गया क्या? अम्म, और क्वेश्चन तो सेम है, सब चेंज कर रखा है कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन डिफरेंट बस है ना। ये क्वेश्चन, ये देखो थर्ड, थर्ड का सेकंड डिफरेंट है, फोर, अच्छा और फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ भी सेम है। सिक्स क्वेश्चन की जगह ये वाला क्वेश्चन है, मतलब इधर देखो देखो, थर्ड के दो ऑप्शंस है ना, तो थर्ड अपन ने क्या करा, उसमें थर्ड का एक ऑप्शन अलग कर दिया, तो 6 क्वेश्चन हो गए, मतलब दोनों को कंपलसरी कर दिया ऑप्शनल की जगह, और एक क्वेश्चन डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो यानी कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? अच्छा वो झूठ और सच बोलने वाला, आपके बुक का क्वेश्चन है ये। मिसलेनियस से पहले का है शायद, तो बेस थ्योरम। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास वो क्वेश्चन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो हम ऐसे मेंशन कर देते हैं क्या क्वेश्चन था, कि सृष्टि इज नॉन टू स्पीक ट्रूथ 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स। सृष्टि 7 में से 5 बार सच बोलती है, तो झूठ कब बोलेगी? 7 में से 2 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी ड्रॉज ए कार्ड आउट ऑफ ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज एन एस। तो सृष्टि क्या करती है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालती है और बताती है कि इक्का आया है। ठीक है ना? तो क्या संभावना है कि वाकई में इक्का आया था, क्या संभावना है कि वाकई में इक्का आया था? अब देखो चलो मैं बुक में से दिखा देता हूँ, तो पूरा क्वेश्चन लिखें सच। अब अरे वो तो चैप्टर वही नहीं है, ही नहीं हमारे पास है ना, डिलीट हो गया। लेट्स सी। तो ये वाला सेम एग्जांपल है 21 आपकी बेस थ्योरम के एक्सरसाइज के जस्ट पहले, बस मैन की जगह सृष्टि है हमारे यहाँ पे। हाँ बस, और ये भी चेंजेस हैं, 5 आउट ऑफ 7 है ना, और बाकी क्वेश्चन सेम है। अच्छा सर 52 कार्ड्स है उसमें डाई। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात यह है कि एक आदमी 5 में से 7 बार सच बोलता है ना, और फिर अभी डाई की जगह क्या हम कार्ड निकाल रहे हैं ना, ही ड्रोज ए
या शी ड्रोज अ कार्ड, ओके, थ्रोज ए डाई की जगह ड्रोज ए कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स, आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6 की जगह क्या है हमारे पास, इट इज एन एस, इट इज एन एस, डाइस में 6 आएगा तो कार्ड्स में से एस आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली एन एस। हो गया कन्वर्ट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो दो बातें हैं, एक तो इक्का आना और एक सृष्टि का ये बताना कि इक्का आया है। रिपोर्ट करने का मतलब होता है कोई घटना हुई उसको रिपोर्ट करना है ना, बताना, किसी को और को बताना, ठीक है, समझ आई। तो एक तो है कि इक्का वाकई में आना और एक है सृष्टि का बताना। तो सृष्टि बताएगी तो वो तो सही गलत भी बता सकती है, लेकिन इक्का आना या ना आना वो तो सच्ची घटना है। तो जो इक्का आया और नहीं आया इसको हम मानेंगे हाइपोथेसिस। तो इक्का आने की संभावना और नहीं आने की संभावना, तो 4/52 तो इक्का आने की संभावना है और नहीं आने की संभावना है। और दूसरी चीज, इट इज एक्चुअली एन एस जो हमसे पूछा जाता है वही तो E1 और E2 का में से कोई एक हिस्सा होता है, उसी को तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बेस थ्योरम में, क्या करते हैं। तो एक्चुअली इक्का आया था, दैट मीन्स स्टार्टिंग में तो काम यही हुआ होगा इक्का आने का, नहीं, और ऑब्वियसली पहले इक्का आएगा तभी तो बताएगी, पहले बताएगी फिर इक्का थोड़ा ना आएगा, समझ गए। तो यानी कि इक्का आने को हम ले लेंगे E1, इक्के आने को हम ले लेंगे E1 भाई एस, है ना, ड्रॉइंग एंड एस, ओके, ड्रॉइंग एंड एस शॉर्ट में लिख देता हूं अभी मैं, बाकी इसकी लैंग्वेज बिल्कुल आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। E2 नॉट ड्रॉइंग एन एस, नॉट ड्रॉइंग एन एस, वेरी इजी। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है बताओ, रिजल्ट नहीं, एस आना नहीं आना रिजल्ट नहीं है, ये तो हाइपोथेसिस है। रिजल्ट आना है बताना, सृष्टि का ये बताना कि एस आया है, सृष्टि का ये बताना कि एस आया, रिपोर्टिंग दैट इट इज एन एस, रिपोर्टिंग दैट इट इज एन एस, समझ आया। हो गए तीन चीजें डिफाइन। अब बना दे डायग्राम, ओके। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये हो गया, मान लो वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उसमें से दो बातें हो सकती हैं, तो इक्का आएगा या फिर नहीं आएगा। अब मान लो ये तो हो गया एस और ये हो गया नॉन एस, ओके, या तो एस आएगा या फिर एस नहीं आएगा, डन। आएगा और नहीं आने की संभावना हम निकाल सकते हैं, प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटीज निकालो। इक्के आने की संभावना हो जाएगी 4/52, दैट मीन्स 1/13, और नहीं आने की संभावना हो जाएगी बचे हुई 48/52, यानी कि 1 में से 1 - 13 भी माइनस कर सकते हैं, तो 12/13। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इक्का आया और सृष्टि ने भी यही बताया कि इक्का आया है, रिपोर्ट किया, और इक्का नहीं आया, नहीं इक्का नहीं आया फिर भी सृष्टि ने बताया कि इक्का आया, समझ गए, क्लियर है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ए क्या था कि उसने, नहीं नहीं सो एक मिनट, एक मिनट, फाइनल रिजल्ट है कि सृष्टि ने ये बताया कि इक्का आया है, समझ गए। फाइनल रिजल्ट क्या है कि सृष्टि ने ये बताया कि इक्का आया है, रिपोर्टिंग करना फाइनल रिजल्ट है, तो ए इवेंट हो गया रिपोर्ट करना, डन। अब सृष्टि ने ये बताया इक्का आया है, तो मुझे बताओ इक्का आया, ओके, और सृष्टि भी बता रही है इक्का आया, रिपोर्टिंग भी यही हो रही है कि इक्का आया और वाकई में इक्का आया। इक्का नहीं आया पर सृष्टि ये बता रही है कि इक्का आया। भाई ए का मतलब है रिपोर्टिंग करना, तो ए भी ए मतलब ए इवेंट घटित हो रहा है, सृष्टि रिपोर्ट कर रही है कि इक्का आया और वाकई में इक्का आया है। ए इवेंट घटित हो रहा है मतलब सृष्टि तो रिपोर्ट कर रही है इक्का है, लेकिन इक्का तो वाकई में आया ही नहीं। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि रिपोर्ट भी कर रही है इक्का आया और वाकई में इक्का आया, इस बात को मर्ज करें तो क्या होगा कि सृष्टि सच बोल रही है, ओके, ठीक है। और दूसरी चीज, रिपोर्ट तो कर रही है इक्का आया लेकिन इक्का आया ही नहीं है, तो इस बात को मर्ज करें तो क्या मतलब है कि वो झूठ बोल रही है, और हमको झूठ और सच की संभावना दे रखी है कि 7 में से 5 बार वो सच बोलती है, तो बची हुई बार वो झूठ बोलेगी। तो इस बार इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस वाले इवेंट्स को कोई पहले भी ले सकता है गलती से, क्योंकि इसका भी सम 1 आ रहा है, इसका भी सम 1 आ रहा है, ओके, बट ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए सब, अब आपको ये चाहिए कि एक्चुअली इक्का आया था, नहीं इसने सृष्टि ने रिपोर्ट कर दिया, सृष्टि ने, ए का मतलब है रिपोर्ट करना,
सृष्टि ने रिपोर्ट कर दिया इक्का आया था, वाकई में इक्का था, एक्चुअली इक्का आया था ना, E1 ऑन ए। समझ गए? ओके चलो इसको बेस थ्योरम से सॉल्व कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1। एक बार ये का यही केस आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पूरा बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी को समर्पित, राइट। तो एक एक एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन चलता जा रहा है, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज। तो E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/13 और ए ऑन E1 की है 5/7। एक बार ये का यही केस नीचे 1/13 इंटू 5/7, और बचा हुआ क्या है 12/13 इंटू 2/7। तो 13 7 सबका कैंसिल्ड आउट, बचा क्या 5/5 प्लस 12 2 24, दैट गिव्स मी 5/29। मैच हुआ किसी का आंसर आपने? लेकिन काट दिया मैंने पे। तो ये सही किया था पहले, सही करके काटा है। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, एक और चीज बताऊं इस क्वेश्चन से के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और सुनो। इसमें अगर आप गलती से ये पहले लिख के और ये बाद में लिखते हो तो भी आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका सम भी 1 है, इसका सम भी 1 है। तो क्या होगा प्रोडक्ट में, ये 5/7 पहले आएगा, 1/13 बाद में आएगा। 5/7 पहले आएगा। ये डिफरेंसेस कब आएंगे? जब इनका सम 1 ना हो। इनका तो खैर हमेशा 1 होना ही है, लेकिन इनका सम 1 ना होगा ना, तब तो आपको क्या करना है, बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करना है, ये पहले ही बात। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जब दोनों का सम 1 है तो आप इसको पहले करें तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन तरीका तो गलत होगा। मार्क्स तो पूरे तो नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट आपका आंसर मैच कर जाएगा। समझ गए ये? चले नेक्स्ट, आ जाइए। अब कर देते हैं बुक को बंद, आ जाइए वापस टेस्ट पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 2 इन शॉर्ट पूरा हो गया हमारा, हो गया ना? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारे इस टेस्ट पेपर में दिखाई नहीं दे रहा, तो अभी अपन इसको नहीं करेंगे डिस्कस। आ जाओ। थर्ड का पहला ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड का दूसरा ऑप्शन आपके इस टेस्ट पेपर में सिक्स्थ क्वेश्चन। तो पहले थर्ड क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं। दो नंबर का एक क्वेश्चन है, तो एक एक नंबर का ये दोनों पार्ट्स हो गए। और ये सरल सी बात है, हमने इस क्लास में सीखा था कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो तीन पेयर और बनेंगे, ई एंड एफ डैश, ई डैश एंड एफ, और ई डैश इंटरसेक्शन ई डैश एंड एफ डैश। इन ये तीन पेयर भी इंडिपेंडेंट बनेंगे, ये भी अगर चारों में से एक भी, जैसे ई और एफ चौथा पेयर हो गया, ई और एफ है ना, चौथा पेयर क्या हो गया, ई और एफ। तो चार में से कोई भी एक पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो इंडिपेंडेंट है, तो बचे हुए तीन भी इंडिपेंडेंट बनेंगे ही बनेंगे। इसको हमने याद तो किया है, बट इसका प्रूफ, तो इसमें एक पेयर देके और दो का प्रूफ करवा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल में हमारी बुक में, अगर आपने देखा हो, मैंने बताया भी था, ये एग्जाम्पल है, देख लेना, और हल्का सा सॉल्व भी किया था। तो कैसे करेंगे इसको? हमको गिवन क्या है मुझे बताओ, कौन कौन ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है, ये तो हमको गिवन है। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, जो गिवन है लिख दिया मैंने। तो मुझे बताओ, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो क्या मैं इससे ये कह सकता हूँ क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी? ये तो कह सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, प्रूव क्या करना है? पहला क्वेश्चन के हिसाब से ई डैश और एफ डैश इंडिपेंडेंट है ना, ई डैश एंड एफ डैश आर, ये किया था किसी ने अटेम्प्ट? अच्छा। ठीक है, दोनों ने किया है। चलो देखो फिर, ई डैश एंड एफ डैश में इंडिपेंडेंट प्रूव करना है आपको। तो एक्चुअली आपको मैथमेटिकली क्या प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश है। अगर आप मैथमेटिकली ये प्रूव कर दो तो वो स्टेटमेंट प्रूव होता है, और उसमें वो स्टेटमेंट गिवन है, दैट मीन्स ये पॉइंट गिवन है। यानी कि कुल मिला के बात इतनी है कि इस बात से इस बात को साबित करना है। बात तो यही है ना, मैथमेटिकल बात तो यही कहेंगे ना हम। ठीक है, अब जो हमको साबित करना है उसका एलएचएस उठा लो। जो हमको साबित करना है उसका एलएचएस क्या है, ये वाला उठा लें। ये सबसे सही तरीका है इसको करने का, जो भी साबित करना है उसका एलएचएस पार्ट उठा लो और आरएचएस पार्ट के इक्वल ले जाओ। चले, अब मुझे बताओ, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर लूं मैं? ये ई यूनियन एफ का होल डैश होता है क्या, होता है। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। और ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी भी आती है मुझे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन
आती है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अंदर में इन दोनों, अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, गिवन पॉइंट से इस्तेमाल करूंगा। गिवन पॉइंट में क्या है कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, ये मैं डाल दूंगा गिवन या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसा भी हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से लेंगे, या तो इन दोनों में से कॉमन लो या इन दोनों में से कॉमन लो, आपकी मर्जी, जो भी काम कर सकते हो, दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर लो। बोलो, ये पहले तीसरे में से कॉमन लें या दूसरे तीसरे में से, बोलो आपने कौन से किस में से लिया था, ये ऐसे अप्रोच से किया ही नहीं, लेकिन कॉमन किस में क्या लिया था, इन दोनों में से या इन दोनों में से, P of E common. पी ऑफ ई, ठीक है, मतलब पहले तीसरे में से कॉमन लिया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को मैं जब मैं ठीक है चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को कॉमन ले लिया, तो अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया तो 1 बचा यहाँ पे, और वहां पे ई तो चला गया, तो क्या बचा एफ, ओके। प्लस ये वाला तो एज इट इज रहेगा, उसको तो लिखेंगे ना, कोई डाउट, ठीक है। आगे बढ़ो, तो 1 माइनस, अब ब्रैकेट्स भी हटा दो चाहो तो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, प्लस आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कोई डाउट। अब डू वन थिंग, ये प्लस का माइनस हो जाएगा ना, वही तो मैं कहूँ, साइन खोल दिया ना मैंने, ब्रैकेट्स खोल दिए। अब डू वन थिंग, अब इन दोनों को सॉल्व करो, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, उसके अलावा क्या बचा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश सेकेंड कॉमन ले लूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है, यहाँ से बचता है 1, माइनस वहाँ से क्या बचता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, डन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये हमारा आरएचएस है। तो अगर मैंने जो मुझे प्रूव करना था उसका एलएचएस उठा के उसके आरएचएस के बराबर प्रूव कर दिया, दैट मीन्स ई डैश एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ आया, ठीक है ना। आप तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखो, एलएचएस उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो, डी मॉर्गन जो भी समझ में आता है कॉमन लेना करना, वो ऑटोमेटिकली आरएचएस के बराबर। हाँ, इस फैक्ट को यूज करना पड़ेगा आपको बीच में कहीं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ई इंटू एफ होगा, इस फैक्ट को तो एक बार तो यूज करना पड़ेगा, इस फैक्ट को यूज नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं हो, क्योंकि ई तो गिवन है, ये तो आगे के रास्ते खोलेगा। सेकंड पार्ट देखें, अब सेकंड पार्ट थोड़ा शॉर्ट में देखो, सेकंड पार्ट में वही ई और एफ का इंडिपेंडेंट होना गिवन है, दैट मीन्स गिवन तो क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये तो है गिवन, ये तो है गिवन, शॉर्ट में लिखते। प्रूफ क्या करना है, अब की बार क्या प्रूव करना है, किस किस की इंडिपेंडेंसी प्रूव करनी है, ई डैश और एफ की, तो ई डैश और एफ की इंडिपेंडेंसी प्रूव करनी है, दैट मीन्स ई डैश इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू ई डैश मल्टीप्लाइड बाय एफ, ये प्रूव करना है, इन शॉर्ट बात क्या है, इससे ये बात प्रूव करनी है। मैंने क्या कहा, जो प्रूव करना है उसका क्या उठा के शुरू हो जाओ, एलएचएस पार्ट, तो इसका एलएचएस पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ, यही है, ओके। अब मुझे बताओ ई डैश इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिस जो पूरी है वो तो एज इट इज आएगी, और जो डैश है, डैश से तो कोई मतलब नहीं है, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी, यही होता है, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है गिवन पॉइंट में से इस्तेमाल करो उस फैक्ट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बोलो दोनों में से क्या कॉमन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्या बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड व्हाट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, तो बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया, विच इज नथिंग बट अवर आरएचएस, ठीक है। तो तीन पेयर तो दो पेयर तो मैंने करवा दिया, अब एक ही कॉम्बिनेशन बचा, वो क्या बचा, ई एंड एफ डैश, तो एग्जाम में वो आ जाएगा, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, ये कई बार एग्जाम में आया है, मतलब दो तो 2 नंबर का इसलिए क्योंकि 2 केसेस दिए मैंने, अगर एक ही केस देगा तो एक ही नंबर का आएगा, है भी छोटा सा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें, अब थर्ड का सेकंड पार्ट तो वैसे भी 6 क्वेश्चन है, तो पहले फोर्थ वाला देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 कर दूं उसको डिलीट। ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स को मैंने ये प्रॉब्लम दी, ठीक है, और तीनों स्टूडेंट्स अलग अलग अपनी अपनी कैपेबिलिटीज को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी संभावना है 1/2, 1/3 और 1/4।
पहला स्टूडेंट कर सकता है, आधी चांसेस है, दूसरा 1/3 चांसेस है, और तीसरा 1/2। वैसे तो देखो इंडिपेंडेंटली वर्ड लिखा हुआ है, ना भी लिखा हुआ हो तो 3 स्टूडेंट्स को मैं प्रॉब्लम दूंगा तो वो इंडिपेंडेंट केस ही माना जाएगा। भाई तू अलग कर रहा है, तू अलग कर रहा है, तू अलग कर रहा है। बाकी इसने क्लियर कर दिया कि ए का सोल्व करना, बी का सोल्व करना, सी का, तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, चले आगे। अब तीनों साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब तीनों को बिठा दिया मैंने, तीनों ने स्टार्ट कर दिया अपना अपना काम करना। क्या संभावना है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो किसने करी? तो ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है। ए और बी कर सकता है, सी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। बी और सी करे और ए ना करे, वो भी हो सकता है। और ए और सी करे और बी ना करे, वो भी हो सकता है। और तीनों करे तो भी हो सकता है। सातों केसेस के अंदर प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई हुई। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की संभावना में ये 7 केसेस की संभावनाओं को जोड़ना पड़ेगा। एक अप्रोच तो ये है। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या है? चलो पहले इसी अप्रोच से चलें, जब बात ही कर ली तो। ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट सेकेंड एक्सरसाइज, साफ साफ लिखा हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट। इंटरसेक्शन लगेगा, इसने करा, इसने नहीं करा, उसने करा, इसने, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। हाँ, पहले ए बी सी तो दे रखा है, अभी ए डैश बी डैश। करते हैं। हाँ, ए टेस्ट बी टेस्ट सी टेस्ट, ऑब्वियसली ए, उनके तीनों की सॉल्व करने की संभावना दे रखी है, तो नहीं सॉल्व करने की संभावना 1 में से माइनस करेंगे हम। सो देखो, हम 3 इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं। ए इवेंट मान लो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय, इसको भाई पहला स्टूडेंट को ए ले लेते हैं ना, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए। बी इवेंट ले लेते हैं, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय, इवेंट का नाम भी बी ले लेते हैं और स्टूडेंट का नाम भी बी ले लेते हैं, चलेगा। और प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय सी, इवेंट का नाम स्टूडेंट की रख लो आपको बस। ठीक है, सो तीनों की संभावनाएं तो गिवन है ना हमको। ए की क्या है? 1/2। बी की क्या है? 1/3। सी की क्या है? 1/4। तो नहीं होने की संभावना 1 में से माइनस करके तीनों की निकाल ही सकते हो। तो यहां से ए डैश की, देन बी डैश की, एंड देन सी डैश की संभावनाएं हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। 1 - 1 1/2 इस तरीके से, 1 - 1/2 इज 1/2, 1 - 1/3 इज 2/3, एंड 1 - 1/4 इज 3/4। चले आगे। ये बेसिक से चीज होगी इस क्वेश्चन में। अब प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड निकालनी है हमको, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्व किससे हुई है ये सोचना है। तो मैं लिख रहा हूं प्रॉब्लम एक इंसान से सॉल्व हुई है और 2 से नहीं हुई है। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय 1 पर्सन। ओके, या तो ये हुआ है, या फिर और लगाऊंगा, प्रॉब्लम 2 लोगों से सॉल्व हुई है। समझ आया? 2 पर्सन्स, या फिर तीनों से सॉल्व हुई है, क्योंकि हुई है तो यही काम हो सकता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो इन तीनों में से कोई एक काम होगा, सोच के देखो। चौथा काम होगा क्या? या तो एक ने सॉल्व करी होगी, बाकी दोनों ने नहीं करी होगी। ये सपोज करो हम 3 है, सृष्टि ने सॉल्व कर दी, हम दोनों ने नहीं करी, तभी भी हम ये कहेंगे हाँ सर सॉल्व हो गई। हम दोनों ने करी, आपने नहीं करी, तो भी हम ये कहेंगे हाँ सर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और हम तीनों ने करी तो भी हम ये कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो इन तीनों के अलावा कुछ हो सकता है क्या, बताओ? नहीं हो सकता इन तीनों के अलावा कुछ भी। अब एक एक की और का मतलब क्या होता है? प्लस। तो एक एक की प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करेंगे हम। तो देखो, प्रॉब्लम एक इंसान से सॉल्व हो जाए तो किससे हो? या तो ए से हो, बी और सी से ना हो, या बी से हो, ए और सी से ना हो, या सी से हो और ए और बी से ना हो। तो इसमें भी 3 केस है। एक इंसान से सॉल्व होने के भी कितने केसेस हैं? 3 केस। तो पहला केस है कि ए से तो हो, इंटरसेक्शन साथ में बी से ना हो, इंटरसेक्शन सी से भी ना हो, प्लस, सर बी से भी तो हो सकती है, हाँ बिल्कुल, ए से ना हो, बी से हो, और सी से भी ना हो। तीसरा केस, ए से ना हो, बी से ना हो, सी से हो। ये तीनों के तीनों केसेस 1 पर्सन के द्वारा सॉल्व करने के केसेस हैं, यस सुनो। कोई भी एक आदमी सॉल्व कर रहा है। ओके, प्लस, प्लस ब्रैकेट लगा देता हूं मैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। प्लस, अब 2 इंसान सॉल्व करते हैं, देखें है ना। तो 2 इंसान कौन करेंगे? या तो ए और बी, या बी और सी, और 3 केसेस बनेंगे अगेन। सपोज करो ए और बी ने करी, तो ए ने करी,
बी ने करी, सी ने नहीं करी। फिर ए और सी ने करी, तो ए ने करी, बी ने नहीं करी, सी ने करी। और फिर बी और सी ने करी, तो ए ने नहीं करी होगी, बी और सी ने करी होगी। इसके 3 केसेस बन गए। आखिरी केस क्या होगा, प्रॉब्लम तीनों ने सॉल्व करी। आखिरी केस क्या होगा, प्रॉब्लम तीनों ने सॉल्व करी, तो उसमें एक ही केस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो। अब सातों केसेस की प्रोबेबिलिटी यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम निकालनी है, क्योंकि ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और अभी अभी हमने सीखा है, इससे पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो ई डैश एफ डैश भी होंगे, ई और एफ डैश भी होंगे, एफ डैश ई भी होंगे। तो ए बी सी इंडिपेंडेंट है, तो ए बी डैश सी डैश भी होंगे, ए डैश बी सी डैश भी होंगे, ए डैश बी डैश सी भी होंगे। सारे कॉम्बिनेशन कुछ भी बना लें, सब इंडिपेंडेंट होंगे, तो सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट कर सकते हैं। इन 6 प्रोबेबिलिटीज का ही तो रोल है इधर। जैसे जैसे आ रही वैल्यूज पुट अप करो, फाइंड द आंसर। समझ आया? ओके, लेट्स फाइंड द आंसर फर्स्ट। अब फिर इसकी एक अप्रोच हो रही है अभी हमारे पास। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, यही करेंगे। तो बताओ, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। आपको एक स्टेप और में इनको खोल के लिखना है, एग्जाम में आता है तो ये। एंड देन उसके बाद वैल्यू पुटअप करनी है। अभी अपन डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/2 इंटू बी डैश चाहिए तो 2/3, फिर सी डैश चाहिए तो 3/4, ये पहला केस। प्लस ए डैश चाहिए तो यानी कि 1/2, फिर बी चाहिए तो 1/3, और फिर सी डैश चाहिए तो 3/, प्लस आगे चलो, ए डैश चाहिए तो 1/2, बी डैश चाहिए तो 2/3, और सी पूरी चाहिए तो 1/4। आगे बढ़ो, चौथे केस पे आ जाओ। जोड़ना ही है वैसे भी, एक ही फ्लो में जोड़ देते हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी, ए की यानी 1/2, बी की यानी कि 1/3, पर सी डैश की चाहिए तो 3/4। फिर आ जाओ पांचवा केस। इसमें ए की चाहिए 1/2, बी डैश की चाहिए 2/3, और सी की चाहिए यानी कि 1/4। पांच हो गए ना केस। छठा आ जाओ, ए डैश की चाहिए, ए डैश की यानी कि 1/2, और फिर बी की चाहिए 1/3, और सी की चाहिए 1/4। लास्ट में तीनों की ही चाहिए, तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। बोलो कोई डाउट? नो? ओके, तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 सब में कैंसिल नहीं होगा, एलसीएम आएगा। 2 3 जा 6। देखो, या तो देखो 2 2, इसमें 2 कट रहा है तो इसमें 3 कट रहा है, किसी में 3 कट रहा है किसी में 2 कट रहा है, तो ऐसा किसी का ही कुछ मत काटो। 2 3 जा 6, 4 जा 24, नीचे ले लेता हूं मैं, जोड़ देते हैं। तो 2 इंटू 3 6, आगे बोलो 3 इंटू 1 3, आगे बोलो 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3, देन आगे बोलो 2 1 जा 2, देन 1 1 जा 1, एंड देन 1 1 जा 1। 6 + 3, हम्म 14, 11 + 3 4, 3 है ना। 14 + 2 17 18, सो द आंसर इज 18/24। दैट मीन्स काटेंगे तो 6 से कट जाएगा, 3/, आंसर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कोई भी करे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ लाइंस लिखनी पड़ेंगी। Since it is given that events A, B, and C are independent, so any of the combination from A, B, C, A dash, B dash, C dash will be independent। तभी तो हम इसको खोल के मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। और यहाँ पे हमको इतना लिखने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम ये मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, और के केस में प्लस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच सुनो, मुझे एक चीज बताओ, ये 7 केसेस हमने काउंट किए, तो बचा क्या? एक 8वां केस ही तो बचा, तो वही निकाल के 1 में से माइनस कर दे। 7 को क्यों जोड़ा है, सोच के देख। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की संभावना क्या होगी, तीनों ही नहीं करें, तो ए डैश बी डैश सी डैश यानी 1/2 2/3 3/4, इनको मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करता तो भी यही आता। बोलो। तो ये थी इसकी स्मार्ट अप्रोच कि प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो 100% तीनों ने नहीं करी है, क्योंकि अगर ए ने करी होती और बी और सी ने नहीं करी होती तो भी सॉल्व तो होती, दो करते एक नहीं करता तो भी होती, हुई ही नहीं है, यानी तीनों ने ही नहीं करी, तीनों ही फेल है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, और तीनों ही इंडिपेंडेंट है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज का आपस में प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मल्टीप्लाइड, खोल के रख देंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलो बताओ उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या थी, ए डैश बी डैश सी डैश की। हाफ 2/3 3/4, हाफ 2/3 3/4, तो इसको अब तो काट ही दो, तो 1 - 1/4, अभी भी आंसर वही है 3/। सो ये थी स्मार्ट अप्रोच, और ये काम हमने कई बार किया है कि आप केसेस सोचो ना, 2 के 3 में कॉम्बिनेशन 2³ 8 केसेस बनेंगे, 8 केसेस में से 7 क्यों गिने हम, एक अकेला गिने ना जो बच रहा है, 1 में से माइनस कर लो। ठीक है, वन मोर थिंग रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है चाहे से किसी ने भी करी हो, इस पूरी बात को अपन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इस बात को अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख सकते हैं, सोचो कैसे। ए यूनियन बी यूनियन सी, मुझे बताओ वेन डायग्राम आता है आपको, ए बी सी, ठीक है, ये ए ने सॉल्व करी, ये बी ने सॉल्व करी, ये सी ने, ये वाला पार्ट क्या है, ए और बी ने दोनों ने सॉल्व करी, ए और बी मतलब ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट में क्या है, ए और बी ने करी पर सी ने नहीं करी, ये वाला पार्ट क्या है कि ए और सी ने करी पर बी ने नहीं करी, ये वाला पार्ट क्या है, बी और सी ने करी ए ने, और ये वाला बीच वाला पार्ट क्या है, तीनों ने करी, और ये वाला पार्ट क्या है, अकेले ए ने करी, ये वाला पार्ट क्या है, अकेले बी ने करी, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ए ने करी बी और सी ने नहीं करी, ये वाला पार्ट क्या है, बी ने करी ए और सी ने नहीं करी, ये वाला पार्ट क्या है, सी ने करी और ए और बी नहीं करी। तो अगर मैं इन तीनों का यूनियन कर दूं, यूनियन में ये वाली बाउंड्री काउंट हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, तो कुल मिला के इस यूनियन के अंदर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है, तू कर ले, अकेला कर ले, दो मिलके कर लो, तीन मिलके कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकता हूं मैं इसको, और ए यूनियन बी यूनियन सी तो हमने क्लास 11th में ही सोचा था कैसे निकालते हैं, बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, याद है फॉर्मूला यूनियन वाला, बोलो, 3 का यूनियन है, 2 का नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम्म हम्म याद नहीं है, सी, फिर दोनों के इंटरसेक्शन, तीनों के अलग अलग इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी माइनस करो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो 11th क्लास की सेट थ्योरी कहती है बेटा। अब इसमें एक की भी डैश की प्रोबेबिलिटी नहीं है, सबके होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपको डैश, इस अप्रोच से चलो तो आपको तीनों के भी डैश की, किसी के भी डैश की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं, इनसे ही काम हो जाएगा। चलो कॉम्बिनेशन से देखते हैं ये आंसर आता है कि नहीं आता है, क्या है, हाफ 1/3 1/4, याद हो गया, हाफ, हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4, अब ए और बी का इंटरसेक्शन है 1/2 इंटू 1/3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 1/6, फिर बी और सी का यानी इन दोनों का 1/12, फिर इसका यानी कि 1/8, और फिर तीनों का, और लेकिन उसको जोड़ना है आपको, तो 3 2 जा 6 4 जा 24 1/24, अगेन 24 एलसीएम ले लेता हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। 24 एलसीएम लेंगे तो 2 से 12 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स, 4 से 6 टाइम्स, 6 से 2 टाइम्स, 12 से 2 टाइम नहीं 6 से 4 टाइम्स, 6 से 4 टाइम्स, 12 से 2 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, 24 से 1 टाइम, कटा कुछ, 6 - 4 - 2 काट दो, कट गया, और 12 और 8 20, 20 में से 3 गए 17, 17 और 1 18 बटे 24। तो एक ही क्वेश्चन की हमने 3 अप्रोच बता दिए बेटा, अब तो कर ही लेना। कौन सी अप्रोच सबसे आसान लगी, तो इसमें तो ये अप्रोच सबसे आसान है, लेकिन ये सोचना तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, मतलब पता नहीं कोई 100 में से कोई एक बच्चा भी इसको सोच पाए तो उसका काम हो जाएगा। जो क्वेश्चन और लोग 10 मिनट में करेंगे वो 2 मिनट में करके निकल जाएगा, मार्क्स दोनों को बराबर मिलेगी, तीनों अप्रोच में से किसी पे करो यू विल गेट द इक्वल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप बताना किस अप्रोच से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई क्या, मैं ये लैंग्वेज पूछ रहा हूँ, ये लैंग्वेज समझ में आई क्या, द ओड्स इन फेवर द ओड्स अगेंस्ट, ये लैंग्वेज समझ में आ जाए ना तो जस्ट पिछले क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट है, मतलब इसी का जो पहला ऑप्शन है उसकी कॉपी पेस्ट, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, इवन 2 में लगाना है, तो अभी पिछले में तो हम 3 में लगा के आए, इसमें तो 2 में ही लगाना है, बस ये लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो देखो
ये प्रोबेबिलिटी की एक स्पेशल लैंग्वेज है, कई सारे क्वेश्चंस में कई बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने जान करके डाली है। ओड्स इन फेवर का मतलब होता है काम होने की संभावना, और ओड्स अगेंस्ट का मतलब होता है काम नहीं होने की संभावना। तो ए के तो काम होने की संभावना दे रखी है 3/2/4 यानी 3/4, और बी के काम नहीं होने की संभावना दे रखी है यानी बी डैश की संभावना दे रखी है 5/7। तो इसके होने की संभावना से इसके नहीं होने की निकाल लो, और उसके नहीं होने की संभावना से उसके होने की निकाल लो, वही ए डैश बी डैश, और फिर वही अभी दोनों तीनों अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व इसमें भी करनी है, यानी ए यूनियन भी करना है। ओके, तो हो ही जाएगा। तो बताओ, किया था किसने अटेम्प्ट ये? तुक्का लग गया और हो भी गया। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन है क्या, 3/4। ठीक है, तो उससे नहीं होने की संभावना निकाल लेंगे। और दूसरा, बी के नहीं होने की संभावना गिवन है, ऑड्स अगेंस्ट लिखा हुआ है, वो कितना गिवन है, 5/7। चलो, तो इससे इसके नहीं होने की संभावना क्या हो जाएगी, 1/4, और उससे उसके होने की संभावना क्या हो जाएगी, 2/7। यहां तक क्लियर है? ओड्स इन फेवर होने की संभावना, ओड्स अगेंस्ट नहीं होने की संभावना। तो ए के केस में तो ओड्स इन फेवर दे रखा है, बी के केस में ओड्स अगेंस्ट दे रखा है। तो ओड्स इन फेवर से ओड्स इसका अगेंस्ट निकाल लो, और उसका ओड्स अगेंस्ट से इसका ओड्स इन फेवर। फेवर यानी क्या होता है, ये काम मेरे फेवर, अगेंस्ट यानी मेरे खिलाफ है, तो नहीं होने की संभावना। ठीक है, चलो जी, अब दोनों ने अलग अलग सॉल्व करना शुरू किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तीनों ही अप्रोच से निकाल सकते हो, मैं पहली अप्रोच से तो नहीं निकाल रहा हूँ, बची हुई दो अप्रोच से निकाल लेते हैं। तो बची हुई दो अप्रोच से वही 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नहीं हुई, दोनों से नहीं हुई। एक तरीका ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या है, 1/4, और इंटू बी डैश वो गिवन था जो 5/7। सो इट इज लाइक 1 माइनस 5/28, 28 माइनस 5 इज 23/28। दूसरी अप्रोच क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, दो का तो याद है, बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीन का भी याद करना है आपको, जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ, 3/4 प्लस 1/4 नहीं, 2/7 होने की संभावना, माइनस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यानी 6/28। सो 28 एलसीएम अगेन, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, 7 4 जा 24, 2 जा 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इज 2, तो 21 प्लस 2 23/28, दोनों सेम आंसर। और एक पहली अप्रोच में क्या करते हैं, उसमें भी सुन लो, करेंगे क्या फिर आप कर लेना। ए से हुई, बी से नहीं हुई, फिर सी तो है ही नहीं, है ना, ए से नहीं हुई और बी से हुई, और दोनों से हो गई, दोनों से हो गई, ये तीन को अप्रोच। फिर यानी ए इंटू बी डैश करोगे, यानी 3/4 इंटू बी डैश, यानी 3/4 इंटू 5/7 करोगे। फिर ए डैश इंटू बी करोगे, यानी 1/4 इंटू दिस करोगे, और फिर दोनों से हो गई, यानी कि 3/4 इंटू 2, इन तीनों को जोड़ोगे तो भी यही आएगा। तीनों अप्रोचेस कौन सा, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो दोनों से नहीं हुई वाला क्यों लेंगे हम। प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकालनी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने की। इधर तो अपन ने वन में से नहीं करने की घटा दी, लेकिन जब अपन नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, एक तो उल्टा सोचें, भाई नहीं होने की संभावना निकाल लेते हैं और वन में से माइनस कर लेते हैं। एक अपन सीधा ही सोचेंगे नहीं नहीं सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व ही करना है, तो या तो ए ने करी है या बी ने करी है या दोनों ने करी है। जो दोनों ने नहीं करी है वो क्यों ऐड करेंगे, उसको भी ऐड कर लें तो फिर टोटल 1/1 हो जाएगा, वो तो 28/28 हो जाएगा, सारा ही केसेस काउंट कर लिए तो। ठीक है, क्या हुआ, चलो रैंडम वेरिएबल पे आ जाओ। फोर्थ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं दोनों ये। अब फिफ्थ क्वेश्चन तो आपकी बुक की कॉपी पेस्ट है, तो शॉर्ट में करूंगा मैं काफी। लेट एक्स डिनोट्स 10th से करते आ रहे हैं, दो डाइस पे नंबर, दो डाइस उछाले और दोनों का सम किया है ना कई बार ये काम। लेट एक्स डिनोट्स द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वेरियस। तो इसमें कैलकुलेटिव पार्ट है हमारा। तो देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है उसका सैंपल स्पेस के कुछ झलकियां बता देता हूँ कैसे होती है। वही 1,1 सेम वही है ना, 1,1 1,2 अप टू what 1,6, then 2,1 2,2 अप टू वही 2,6, देन ऐसे करते करते 6,1 6,2, ऐसे करते 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 लास्ट में 6,6। जब आप पूरा ना बनाओ, ऐसे शॉर्ट में बनाओ तो उसको तरीके से बनाना, कॉमास कहाँ पे लगने चाहिए। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में बना रहे हैं तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी कॉमा, डॉट 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 के बाद भी कॉमा। ठीक है ना, इस तरीके से बना, हाँ यस, इसके बाद भी, इसके बाद भी कॉमा। ठीक है, ओके, वो तो उसमें भी होगा, जब पूरा बनाएंगे तो भी होगा।
है ना। चलो ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब आपको दोनों का सम करना है, तो देखो सम 2 भी आ सकता है, सम 3 भी आ सकता है, सम 4 भी आ सकता है, अलग अलग सम आ सकते हैं। मिनिमम सम क्या आएगा? मिनिमम, मिनिमम 2। तो x का मतलब है सम, x डिनोट्स द सम। देखो बर्नौली ट्रायल्स में x का मतलब हमेशा नंबर ऑफ सक्सेस होता है, पिछली वाली एक्सरसाइज में x कुछ भी हो सकता है, बस ये डिफरेंस है तो दोनों में x ही। तो इसमें तो x फिक्स है, नहीं इसमें तो x डिफाइंड है क्या? सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाई, सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू। तो x की पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे सबसे पहले। जैसे x डिफाइन हुआ तो उसकी क्या निकालेंगे? पॉसिबल है। तो मुझे पता है मिनिमम जो सम है वो 2 होता है और मैक्सिमम 12 होता है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो कितने केस हो गए? 11 केसेस। अब करना तो एक्चुअली ये है एग्जाम में तो, कि अब 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, 4 कब आएगा, एक एक केस उठाना है। जैसे कि x ऑफ 1,1, इसमें x की वैल्यू 2 आएगी। नहीं कर सकते ना, मैंने कब बोला स्किप कर सकते हैं? मैंने करवाया है, मैंने बोला एक बार भी स्किप कर सकते हैं। मैंने कहा था कि स्किप करने का मतलब मैं उस टाइम क्लास के दौरान कई बार स्किप कर जाता हूँ टाइम की कमी की वजह से। इसका मतलब थोड़ा ना कि मैंने तो उल्टा आगे होकर मेंशन किया है कि बेटा आपको नोटबुक में भी लिखना है और एग्जाम में। अब पुरानी वीडियोस उठाओ, एक में भी मैंने नहीं बोला कि स्किप कर सकते हैं। चलिए इधर आइए। अब 3 सम लाने के केसेस कौन कौन से हैं? 1,2 और 1,2 और फिर 2,1, इसमें 3 सम आएगा। ऐसे करते 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 ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना। अगले में 3 केसेस, तो उसमें 4 केसेस, उसमें 5 केसेस। इस रैंडम सैंपल स्पेस के हिसाब से बताऊं तो देखो पहले में ये केस है, दूसरे में ये दोनों, तीसरे में ये तीनों, फिर चौथे में ऐसे ऐसे करते जाएंगे। लास्ट मतलब बीचों बीच में ये 6 केसेस आएंगे। और ऐसे करते 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 फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे लास्ट में वापस 6,6 बचेगा। तो इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो अभी इस एनालिसिस क्लास में वो नहीं लिख रहे हैं, बाकी आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, तो ऐसे करते 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 मैं लास्ट वाला लिख देता हूँ। लास्ट वाला क्या होगा बताओ? 6,6 में सम 12 आ जाएगा फाइनली। 6,6 और अंदर जाके इवेंट स्पेस बनाना है ना, करली ब्रेसेस और फिर एक बड़ा ब्रैकेट और लगाना। ये तो सैंपल स्पेस का टुकड़ा है, एक पार्ट है, और फिर उस टुकड़े पे वैल्यू क्या आ रही है? 12। अब क्या चाहिए? अब इनकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग, कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, देन इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, एंड देन इम्प्लाइज व्हेन प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 6। ऐसे करते करते मतलब, है ना, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 12, ऐसे करते करते सबकी संभावनाएं चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? फेवरेबल कितने बने? जैसे एक ही सैंपल स्पेस का एक ही फेवरेबल बना आउट ऑफ 36, इसमें फेवरेबल 2 बने आउट ऑफ 36, यानी कि हो जाएगा 1/18। और ऐसे करते करते लास्ट में भी एक ही बनेगा, तो 1/36, और बीच में बहुत सारे बनेंगे। तो मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूँ, और टेबल करीब करीब इतना आसान है कि याद ही हो जाता है ना। 1/36, 2/36, 3/36, ऐसे करते करते फाइनली 6/36 तक आता है, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। 10th क्लास से आपको याद करवाया जा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन तो याद कर ही लो। 1/36, 2/36 याद रहेगा तो फायदा है। ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट पेज पे अब ये सारा काम तो करना है, फिर भी अगर एग्जाम में आता है तो। चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं हम। तो पहला एक्स वैल्यू, दूसरा उसकी प्रोबेबिलिटी, एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है इस क्वेश्चन में, है बुक का ही क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब इन द सेंस कि कुछ एक क्वेश्चंस लेंदी भी आ जाते हैं ना, तो ये वन ऑफ द लेंदीएस्ट क्वेश्चंस। घर पे बता के नहीं आए आज? हम्म, क्या? हाँ हाँ, कर लो। अभी अपने को 15-20 मिनट लगेंगे, ऐसे बता दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपन ने क्या निकाली? 1/36, 2/36, 3/36, हेलो। 7 पे मैक्सिमम होगी, एंड फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। 5/36, 4/36, 3/36,
2/36 1/36 और टोटल इसका 1 आ ही जाएगा, वो आप इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो। अब एक बुरी खबर हो रही है हमारे लिए कि हम हमारी सहूलत के हिसाब से इसको 4/36 नहीं लिख सकते, हमको इसको काट के 1/9 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेबल क्या होती है जिसमें जो एंट्रीज हैं ढंग से अरेंज हो, तो 4/36 तो अभी शॉर्ट होके और सोल्व हो सकती है ना। ठीक है, समझे? तो अभी के लिए तो ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कर। ठीक है ना, अभी के लिए तो मल्टीप्लाई करने में को आसानी होगी इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी एग्जाम में वो काम भी करना पड़ेगा। सर चेक करने के लिए कर सकते हैं। हाँ, चेक तो इन्हीं को ही करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि चेक जब सम करेंगे तो एलसीएम 36 लेंगे, एलसीएम 36 लेंगे तो न्यूमरेटर्स में ही आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जैसे 4/36 है ना, तो आपको जब आप एग्जाम में लिखोगे तो चाहे से आप रफली लिख लो कि ये 4/36 है, लेकिन इस टेबल के अंदर आपको उसको क्या लिखना पड़ेगा, 1/9, 1/9 काट के लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। चलो अब एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सब कुछ ही निकालना है, तो कितने कॉलम और बनेंगे, 3 कॉलम और बनेंगे। सर की क्लास है क्या? और वो फिर वो दूसरी जो आती है वो आई, तो आपके अकेले की थी, आती नहीं है, हो गया उसका कोर्स। ऐसे ही ज्वाइन किया था क्या टाइम पास के लिए? ठीक है, सो एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो इस कॉलम को हम कहेंगे क्या, क्या, एक्स आई, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स आई पी आई। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का अपन हमेशा स्मार्ट फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें स्क्वायर होता है, ना कि वो मीन से माइनस करने वाला। तो एक्स का स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर करेंगे इसको, और देन फिर एक्स आई स्क्वायर को भी पी आई से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। ये कॉलम्स रेडी करना शुरू करें। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट कर देते हैं हम इसका। सो 2/36, 6/36, 4 3 12/36, 20/36, 30/36, 42/36, 8 5 40/36, 9 4 36/36, 30/36, 22/36 एंड 12 1 12 इनका सम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मीन पूछा है ना उसने, फाइंड द एक्सपेक्टेशन। और नहीं भी पूछा होता तो स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन का स्क्वायर तो करना ही पड़ता है, ई ऑफ एक्स का तो करना तो पड़ेगा ही। कर देते हैं जब करना है, जो चीज पता है आज नहीं तो कल करनी है। चलो जी शुरू हो जाओ। 2 + 6 8, 8 + 2 10, 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 9, 9 ये 2 है सॉरी, तो 10 + 2 12, +6 18, 18 + 2 20, 20 and 2 22, रिमाइंडर 2, +1 3, 5 8 12 16 19 22 24 25, 252 डिवाइडेड बाय 36। इसको सॉल्व करो। 252 डिवाइड बाय 36 क्या आएगा, पूरा कट जाएगा क्या ये, काटो। 4 से 9 टाइम और 4 6 या 24, 4 या 12, 9 7 या 6 पूरा कट रहा है ना, मतलब 7 टाइम्स पूरा ही कट जाएगा। 7 से काट दो, 7 6 या 42, रिमाइंडर 4, 7 3 या 21 एंड 4, तो इसको काट के सीधा ही अपन लिख देते हैं 7। तो मीन तो आ चुका है आपका 7। डन, ओके। अब देखो सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पे, ये बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो एवरेज तो यही आना था, बिल्कुल इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, तो जो बेस होगा सेंटर होगा वही उसका मीन आएगा, नहीं आएगा, तो वो तो आना ही था ना। चलो फिर हमने निकाल भी लिया। चलो ये हो गया, अब इसका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 25 36, 49 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। इसका सम नहीं करना होता, अब पहले मल्टीप्लाई करो। करें मल्टीप्लाई, किससे करना है इसको, वही प्रोबेबिलिटी से। 1/36 इंटू 4 क्या होगा, 4/36, देन 18/36, बोलते जाओ। 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 25 4 जा 100/36, 36 5 जा 180/36, एंड देन आ जाओ 49 इंटू 6 करना है, 6 9 जा 54, रिमाइंडर 5, 6 4 जा 24 एंड 5 29, 294/36, then 64 into 5 4 जा 20, remainder 2 32, 320/36, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32,
36, 100 into 3 is 300 by 36. Okay. 242 by 36 and 144 by 36. अब इनको भी ऐड करना है, करें? चलो आ जाओ। 4 + 8 + 8 20 + 4 24 + 4 28 2 30 + 4 34. Reminder 3 3 + 1 4 + 4 8 8 और 8 16 16 and 9 25 25 and 2 and 2 and 4 33 33 and 4 37. Reminder 3 + 1 4 5 7 10 13 16 18 19 1974 by 36. डन। चलो अब जो भी चीजें निकालनी थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो आ ही गई है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन क्या होता है एक्स आई पी आई, ठीक है। एंड वो हमने निकाल लिया, एक्स आई पी आई का कॉलम का सम 7 ये आ चुका है। अब क्या चाहिए आपको? पहले वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड देन फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा? इसका उसको काटो भी तो सही, किससे कट रहा है? 6 से तो कट रहा है, देखो 6 6 जा 36 6 3 जा 18 फिर बचा 17 तो 6 2 जा 12 54 6 9 जा 54 और कट रहा है क्या? 329/6 ही रह गया, और भी कटेगा देखो, और तो नहीं कटता दिखता है, तो 329/6 काट के लिख देता हूँ 329/6। ठीक है, सो 329/6 को भी डेसिमल पॉइंट में तो लिखना पड़ेगा ही, थोड़ा शॉर्ट में नीचे लिख दो। 6 5 जा 30 29 6 4 जा 24 बचा 550 50 के हिसाब से 6 8 जा 48 बचा 20 6 3 जा 18 तो 54.83 अप्रॉक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका? 54.83 अप्रॉक्स, 54.83 अप्रॉक्स। इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू से ई ऑफ एक्स स्क्वायर तो एग्जैक्ट है 7, तो 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 54 में से 7 घटा दो, कितना आया? 47.83 अप्रोक्स। ये आ गया आपका वेरिएंस, अप्रोक्सीमेट ही आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट सोचना है आपको ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एस टी ऑफ एक्स, इनका नोटेशन भी नहीं लिखा। इसका नोटेशन क्या होता है? सिग्मा एक्स का स्क्वायर, इसका होता है सिग्मा एक्स होल रूट नहीं, ओनली सिग्मा एक्स। उसका स्क्वायर, उसका रूट करेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा ना। दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 47.83 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रूट। सोचो क्या होगा? 49 का होता है 7, तो 7 से तो छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा होगा? तो आप 6.9 का स्क्वायर करके देख लो, 6.12 का स्क्वायर करके देख लो, तो 6.9 का स्क्वायर देखो कितना करीब हुआ। 69 का स्क्वायर करके देख लो, करना आता है? 50 में 19 जोड़े 25 और 19 कितने होते हैं? 44 444 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361, तो 44 और 3 47 61 4761 4761 बिल्कुल करीब है, थोड़ा सा ज्यादा ही है 4761, तो 6.9 अप्रॉक्स, 6.9 अप्रॉक्स आंसर। डन। मैच हुआ है किसी का? कैलकुलेशन मिस्टेक कितनी है टेबल के अंदर ही है, मतलब कौन से कॉलम में? एक्सआई का लास्ट वाले कॉलम में, बाकी 4 कॉलम ठीक है। कौन से एक्सआई का स्क्वायर पीआई में भी किस में गलती है? हम्म, अच्छा, इस 100 की जगह 120 लिख दिया इसकी जगह, ओके। और 242 की जगह क्या लिख दिया? 262, और इसकी जगह तो क्या लिखा? 100 की जगह 120, 20 तो यहाँ बढ़ा दिए और 20 यहाँ बढ़ा दिया ना, 262 लिखा, 20 20 40 पड़ गए बस। हाँ, तो 40 ज्यादा आया होगा पिछले बार से सम, तो वेरिएंस भी ज्यादा आया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा आया होगा। ठीक है, तो आप इसमें दे दो कितने मार्क्स? वो निकाला ही नहीं, तो 2 मार्क्स दे दो। 3 का था, 3 में से 2 दे दो। इसका मैच हुआ पूरा। सेकेंड वाला
चलो इसको तो डिलीट करूं। ये वाला है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वाला है क्या, ये वाला है? ओके, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, हाँ ये फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 में से 2 कार्ड्स लेंगे तो सरल था उल्टा इससे, और कम काम का था, कम काम करने वाला था। देखो 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं हम 52 कार्ड्स में से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, चारों चीजें आपको चाहिए, पर किसकी चाहिए? नंबर ऑफ क्वींस। तो एक्स का मतलब नंबर ऑफ क्वींस, एक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्वींस। तो मुझे बताओ, जब क्वीन आने को हम सक्सेस मान लें, या क्वीन आने को हम कोई इवेंट मान लें, लेट्स से क्वीन आने को हम इवेंट मान लेते हैं, क्या क्यू ही मान लेते हैं, क्यू इवेंट मान लेते हैं, क्वीन इज ड्रॉन, क्वीन इज ड्रॉन। तो क्यू डैश को मान लेंगे, क्वीन इज नॉट ड्रॉन, या पी मान लो, चलो पी क्यू का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पी मान लेते हैं क्वीन इज नॉट ड्रॉन, या क्वीन के अलावा और कोई पत्ता निकला। तो जब भी अपन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक्सरसाइज में इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो ऐसे नहीं सोचते भी 2 बार पत्ते निकाले 3 बार, एक बार के हिसाब से सोचते हैं। तो एक 52 में से अगर मैं एक पत्ता निकालूं और वो क्वीन निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, वो क्या हो जाएगी? कितने क्वींस होती हैं? 4। तो 4/52, दैट मीन्स 1/13। और कोई और पत्ता निकले क्वीन के अलावा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 48/52, यानी कि 12/13। डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके। अब एक्स कैसे डिफाइंड है? नंबर ऑफ क्वींस। और पत्ते कितने निकाल रहे हो साहब? 2। 2 या 3? 2। तो अगर पत्ते ही 2 निकाल रहे हो तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? पहला काम होता है इस एक्सरसाइज में, फोर्थ एक्सरसाइज में सबसे पहला काम होता है एक्स डिफाइन करके एक्स की पॉसिबल वैल्यूज सोचना। फिर उसकी पॉसिबल वैल्यूज किस किस सैंपल पॉइंट पर है वो सोचना, देन प्रोबेबिलिटी सोचना, देन टेबल बनाना, देन बाकी सारा काम करना। ये सीक्वेंस में चलना चाहिए। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सोचना है। तो बताओ अनुष्का, क्या सोची? अभी भी नहीं आ रही? एक्स का मतलब क्या है? कितनी क्वींस आई? पत्ते ही 2 निकाल रहे हो, 4 क्वींस आ गई। पत्ते के अंदर 4 क्वींस है, उस मुद्दे को तो भूल जाओ। ये तो क्या था, अभी 4 क्वींस हैं तो एक क्वीन निकलने की संभावना, और एक क्वीन ना निकले, कुछ और पता नहीं, क्वीन के अलावा कुछ भी निकले फलाना टीम का, उसकी संभावना 12/13। ओके। अब पत्ते कितने निकाल रहे हैं? 2। तो 2 पत्तों में ज्यादा से ज्यादा 2 ही क्वींस आ सकती है, या हो सकता है एक आई हो, या हो सकता है 0। तो ये बात तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जितनी बार ट्रायल को रिपीट करते हैं, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू उतनी ही होगी, और मिनिमम हमेशा 0 होगी। मिनिमम हमेशा 0 होगी, 0 से कहानी चलानी है। मैक्सिमम जितनी बार ट्रायल रिपीट हो रहा है, तो 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो 0 1 2। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 2। तो टेबल में 3 ही बस ऑप्शंस बनने थे, 0 की सोचनी थी, 1 की सोचनी थी, 2 की सोचनी थी। अब 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है कि दोनों में कोई नहीं आई हो, यानी पी उसके। अच्छा, एक और चीज, साइमल्टेनियसली है। तो साइमल्टेनियसली तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है ये विथआउट रिप्लेसमेंट का केस है, ठीक है ना? तो उसमें अगली वाले की पत्ते की निकलने की संभावना पिछली वाली से प्रभावित होगी। ये इसमें स्पेशल चीज, ठीक है? अब कैसे होगी देखो, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 तब आएगी जब पहले भी क्वीन ना निकले, इंटरसेक्शन दोबारा भी, मतलब इंटरसेक्शन दोबारा भी कोई ना निकले, पी इंटरसेक्शन, है ना? हाँ, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले भी कोई ना निकले, बाद में भी कोई ना निकले। इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे भी, पहले तो क्वीन मत निकाल दो, इनटू, अब ऐसे मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। पी ऑन पी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ही नहीं, है ना? इसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर देते हैं, लगे हाथ। पर ये मैं प्रोबेबिलिटी निकालने लग गया। पहले तो ऐसे लिखो आप, एक्स की वैल्यू पी इंटरसेक्शन पी पे 0 होगी। एक्स की वैल्यू किस किस पे क्या होगी वो लिखना है, प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे। फिर एक्स की वैल्यू पी इंटरसेक्शन क्यू, दूसरा क्यू इंटरसेक्शन पी, दोनों पे एक एक होगी। भाई इसमें भी एक क्वीन है, एक नॉन क्वीन है, इसमें भी एक क्वीन है, तो दोनों पे इसकी वैल्यू 1 होगी। और क्यू इंटरसेक्शन क्यू पे इसकी वैल्यू 2 होगी। ओके। अब प्रोबेबिलिटी, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू वो, इस तरीके से, ठीक है ना? चलो प्रोबेबिलिटी निकालना यहाँ से शुरू करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी अभी मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन पी करना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, पी ऑन पी,
नीचे करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इनटू तो होगा इंटरसेक्शन का, पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है ना, तो एज इट इज नहीं होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या है, मतलब एक बार क्वीन आने की संभावना क्या है, यानी कि इसका मतलब ये जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ही नहीं तो ये सब ना भी निकालें तो चलेगा, क्योंकि इसका इतना ज्यादा यूसेज ही नहीं है। पहले तो क्या होता है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर इसको, लेकिन अब की बार एज इट इज तो हो नहीं रहा, चलो निकाल लिया अलग बात है, बट इसका यूसेज नहीं, तो पहले पढ़ लेना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं, है ना। चलो आओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बताओ आप तो। 48/50, 52 में ही चलने दो, कुछ काटो पीटो मत, है ना। इनटू, अब एक एक पत्ता कम हो चुका है और दोबारा भी क्वीन नहीं चाहिए, तो उन 48 पत्तों में से ही चाहिए, तो 48 में से एक तो निकाल चुकी है, तो दोबारा 47। समझ आया। इसको भले सॉल्व मत करो, एज इट इज होने दो। ये तो हो गई x=0 की प्रोबेबिलिटी। अब आ जाओ x=1 की प्रोबेबिलिटी के अंदर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम होगा, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ p इंटरसेक्शन q प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ q इंटरसेक्शन p। ठीक है, p इंटरसेक्शन q का मतलब है सर पहले p हो जाने दो, फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ q ऑन p। इसका मतलब है पहले q हो जाने दो और उसके बाद फिर p कराओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p/q। ये फाइंड ही क्यों कर रहे हैं? हम्म, अपने को एक क्वीन चाहिए, दो कार्ड्स निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि पहली बारी में क्वीन निकले और दूसरी बारी में नॉन क्वीन निकले, इसमें भी एक क्वीन है, नंबर ऑफ क्वींस। हो सकता है पहली बारी में नॉन क्वीन निकले और दूसरी बारी में क्वीन निकले, इसमें भी नंबर ऑफ क्वींस 1 है। तो नंबर ऑफ क्वींस 1 के ये दोनों केसेस है ना, तो इसकी संभावना जुड़ेगी ना, और होगा या तो ये या तो ये होगा तो भी एक्स की वैल्यू 1 है, ये होगा तो भी एक्स की वैल्यू 1 है, तो और के केस में संभावना जुड़ेगी। समझ गए? ठीक है। और फिर हमें भी 0 1 2 का ऐड करके देख लेंगे, सबका सम टेबल में फाइनल सम तो 1 आना ही चाहिए, अगर 1 आ रहा है तो ही सही है, ठीक है। चलो जी, निकालते हैं आगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी तो क्या थी, 48/52 मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑन पी क्या होगी। अब पत्ता कम हो गया लेकिन दोबारा में क्वीन चाहिए, तो क्वीन तो 4 बाकी है ना सलामत अभी, ठीक है। प्लस अब पहले बारी में क्वीन चाहिए यानी 4/52, दूसरी बारी में पत्ता तो कम हो गया लेकिन अब नॉन क्वीन चाहिए, तो 48। तो ध्यान से देखो, दोनों एक ही केस बने, हम दुगना भी कर सकते थे, ये दोनों सेम ही है, 48 × 4 4 तो इसका ट्वाइस भी कर सकते, 2c1 कर सकते थे। ठीक है, हमने नहीं किया, कोई बात नहीं, छोटे लेवल पे ना भी करना चलेगा, बड़े लेवल पे तो बर्नौली ट्रायल में तो करना ही पड़ता है ना। चलो इसको सॉल्व करेंगे अभी। एक लास्ट केस और ले लो, प्रोबेबिलिटी व्हेन x=2। इसका मतलब है दोनों बारी में आपको क्वीन चाहिए, तो क्वीन इंटरसेक्शन क्वीन, और इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ q ऑन q। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो पहले भी क्वीन चाहिए यानी 4/52, दोबारा भी क्वीन चाहिए तो क्वीन भी कम हो गई, पत्ता भी कम हो गया, 3 × 50। डन। ओके, क्या करें अब, आपको 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा, यानी कि ये प्रोडक्ट्स तो आपको करने ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलो तो 52 × 51 तो सब में ही हो रहा है, तो 52 × 51 ही करो, पहले शुरू हो जाओ, करके बताओ क्या आ रहा है, और सही करना है एक ही बार में। 51 के स्क्वायर में अगर हम 51 × 52, 51 और जोड़ दें तो भी काम हो सकता है। 51 का स्क्वायर होता है 50 में कम 26, 2601। 51 का स्क्वायर 2601 होगा, और 2601 में मैं 51 और ऐड कर दूं तो 2652 आ रहा है क्या? 2652। ओके लेट्स सी, 2652 तो ये आ गया, तो सब में ही आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें तो 4 3 12 हो ही गया, इसमें 48 × 47 करो, और 4 × 48 का दुगना करना है, तो 48 × 4 × 2 8, तो ये 48 × 8 हो जाएगा, 8 8 = 64, रिमाइंडर 6, 8 4 = 32 एंड 6 38, और उसमें कर दो बस 48 × 47। 47 के स्क्वायर में 47 और जोड़ना है, 47 का स्क्वायर होता है 25 22 2209, 2209 में 47 2256, 2256। ओके, अब इन तीनों का सम ये मैच होना चाहिए, तो भले रफली चेक कर लो, टेबल में भी तो मैच करवाना ही पड़ेगा। तो 6 और 4 10 और 2 12, 6 और 8 14 और 1 15, हासिल के 1 23 और 3 26 हो रहा है।
दैट मीन्स हमने सारे केसेस काउंट कर लिए हैं, कोई छूटा नहीं है हमसे, और इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है। जीरो एक नंबर ऑफ क्वींस इसी से आएंगी, एक या तो इससे आएगी या इससे आएगी, और दो इसी से आएंगी। समझ गए? क्लियर? ओके। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं और बाकी का काम फिर तो आसान ही है। एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, नंबर ऑफ क्वींस 0 1 2 एंड देन फाइनली टोटल। ठीक है, तो 0 की क्या निकाली बेटा? भूल गए? 2256 डिवाइडेड बाय 2652। एक की क्या निकाली थी हमने? 384 डिवाइडेड बाय 2652। और फिर दो की क्या निकाली थी? 12/2642। ओके, चलो बाकी चीजें निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन एंड ऑल। इतना बड़ा फिगर लिख लिया, वैसे जरूरत नहीं थी। देखो एक चीज देखो आप, 48 से 52, 48 से 52 नहीं, 4/52 तो हर केस में कॉमन है या नहीं बताओ? इसमें से भी 4/52, इसमें से 4 निकाला जा सकता है, इसमें 52 निकाला जा सकता है, ठीक है ना? और 4/52 इसमें भी काटा जा सकता है, 4/52 इसमें भी कट रहा है, 4/52 इसमें भी कट रहा है। तो यानी कि 4 और 52 तो आप हर में से काट सकते थे। चलो अब नहीं काटा है तो अब ये देख लो, इसका परिणाम ज़्यादा तो नहीं होंगे, ज़्यादा भयानक तो नहीं हो जाएंगे। चलो देखो, xi × pi नहीं होंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 होगा ये तो, और ये हो जाएगा 384/2652, और ये हो जाएगा 12×2 = 24/2652। ये तो बनाना ही है सम इसका, तो इसका सम देखो क्या आएगा। तो 4 and 4 8, 8 and 2 408/2652। अब इसको तो काटना ही पड़ेगा, काटो, किससे कट रहा है? 4 से काटो पहले तो, 1 0 2 4, 4 6 = 24, फिर 25 हुआ, अगेन 4 6 = 24, 4 3 = 12, 3 से कट रहा है, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 2 2 1, अगेन 3 से कट रहा है, क्या नहीं कटेगा? 5 34। 17 से कटेगा क्या? 17 बन जाए, 17 बचा क्या? 17 से कट रहा है, यस। 17 2 = 34, 17 बन जाए, 17 बचा 5, 51, 17 3 = 15। सो इन ऑल इट इज 2/13, 2/13। डन। अब क्या बचे? दो कॉलम और बचे भी तो, xi का स्क्वायर एंड देन फिर sin 2pi, xi स्क्वायर एंड xi स्क्वायर इंटू pi। ठीक है, तो स्क्वायर्स करते हैं। 0 1 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही होगा, 1 से करेंगे तो ये सेम ही आएगा, 384/2652, और ये इसका दुगना आएगा, ये दुगना आएगा। 12 से कर रहे थे, अभी 24 से करेंगे तो 48/2652। एड देम अप। सो 8 और 4 12, हासिल का 1, 9 और 4 13, तो 432/2652। अब इसको भी काटो, वही 4 से ही काटो, 1 0 8, और काटा था हमने इसको तो क्या आया था? 6 6 3। फिर 3 से काटो तो 3 3 = 9, 36, और ये 2 2 1। अब 17 से भी नहीं कटेगा, और 3 से भी नहीं कटेगा, 18 से, 18 बन जाए 18, 41, 18 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कट रहा। देखो इसमें 36 में क्या है? 2 × 2 × 2, 2 4 2 = 8, नहीं 2 × 2 4 × 3 × 3, 4 9 = 36। इसमें क्या क्या है हमारे पास? 221 किसी से ही नहीं करता है, तो 11 से करता है, 11 2 जा नहीं, उससे भी नहीं करता। 13 से करता है, 13 बन जाए 13, 91 है, 13 से करता है, 13 बन जाए 13, एंड 13 से बन जाए 13 × 17 है ये, 13 × 17 तो वैसे ही कहीं नहीं मिलेगा। सो फाइनली इट इज 36/221 ओनली, 36/221।
तो अगेन कैलकुलेशन थोड़ी सी भयानक लग रही है। 36 बाय क्या था 221। चलो मीन तो यही आ गया, लिख देना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और क्या चाहिए आपको, वेरिएंस, यहाँ पे सॉल्व करो। सो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या निकाला हमने, 36/221 माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, वो गया था 2/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अभी अभी हमने सॉल्व किया, ये इसके अंदर 13 × 17 है, और उसके अंदर 2 का स्क्वायर 4, 13 × 13 है। तो 13 × 17 और 13 × 13 का एलसीएम 13 × 13 × 17, 13 × 17 तो गया, 13 बचा, 13 को 36 से करना है, 13 6 78, रिमाइंडर 7, 13 3 39 एंड 7 इज 39 एंड 7 इज 46। और इसमें 13 × 13 गया, 17 बचा, 17 4 जा 68। सो 468 में से 68 गया तो 400, और इसको करना ही पड़ेगा। सो 221 क्या था, 13 × 17 था, एक 13 से और मल्टीप्लाई करूँ तो 13 बन जाए 13, रिमाइंडर 1, 13 2 26 एंड 1 27, रिमाइंडर 2, 13 2 26 एंड 2 28। सो ये आ गया हमारा वेरिएंस, इसको सॉल्व करना है। और स्टैंडर्ड ये वेरिएंस है फाइनली, क्यों नहीं लग रहा मुझे, यही है। ओके चलो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, standard deviation of x will be equal to root of variance of x, यानी कि 400/2873 का रूट। अब देखो 400 का रूट 20, और इसके अंदर 13 × 13 × 17 है, तो 13 तो बाहर आएगा, √17। ठीक है, अब आगे आप सॉल्व करो तो ठीक, घर पे बैठ के कर लेना √17 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू से, नहीं तो अप्रोक्सीमेट आंसर्स तो ये है। ठीक है, हो गया क्या? अच्छा एक क्वेश्चन बचता है अभी तो, बर्नौली ट्रायल। दो क्यों, 3 का सेकंड पार्ट, बर्नौली ट्रायल भी दो थे क्या हमारे पास? 3 का जो सेकंड पार्ट फिर और एक और पार्ट जो आपने नोट किया था, दिखाओ मुझे पेपर, दिखाओ एक बार, कौन से दो बच गए अब? एक के बाद तो ये उस टाइम क्यों नहीं बताया? आपने कहा था बाद में करेंगे। मैंने कहा था बाद में करेंगे। चलो तो पहले बर्नौली ट्रायल देखो, सरल है। बर्नौली ट्रायल तो ये है, यही वाला है ना। एक बॉक्स है जिसमें 24 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, बर्नौली ट्रायल इज क्वाइट इजी। वाइट तो उसमें है 12 और ब्लैक है 12, दो बॉल्स निकाली जाती है रैंडमली एक बॉक्स से, विथ रिप्लेसमेंट में बात बस डाल दी जाती है, तो बहुत सरल हो गया उल्टा, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फॉर द 4th टाइम ऑन द 7th ड्रॉ। 7वीं बार में चौथी व्हाइट बॉल निकल जाए, 7वीं बार में, मतलब प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, व्हाइट बॉल इज ड्रॉन 4th टाइम, 4th व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, ऐसे लिख सकता हूँ, 4th व्हाइट बॉल इज ड्रॉन ऑन द 7th ड्रॉ, ऑन द 7th ड्रॉ, ये आपको चाहिए, इस चीज की संभावना आपको चाहिए। तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो यानी कि 7वीं बार में चौथी निकल रही है, यानी 6 में 3 तो निकल चुकी है, पिछले 6 ड्रॉस में 3 निकल चुकी है ना, कैसे भी निकल जाए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 व्हाइट बॉल्स फ्रॉम 6 ड्रॉस तो हो चुका है, ये काम तो हो चुका है, प्लस अब 7वीं बार में भी व्हाइट आनी चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ऑन द 7th ड्रॉ, मैंने तोड़ दिया उसको, ऐसा क्वेश्चन किया था ना हमने क्लास में, बोलो किया था, बोलो समझ आया कि नहीं आया। 7वीं बार में चौथी व्हाइट बॉल चाहिए, तो मतलब 6 में से 3 तो चाहिए ही चाहिए, और 7वीं में फिर एक और चाहिए, ये है, इसको ब्रेक कर दिया। अब इधर तो लग गया हमारा बर्नौली ट्रायल। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 6, आर की वैल्यू क्या है 3, और व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि दोनों आधी आधी हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट बॉल निकालने को पी सक्सेस, ब्लैक बॉल निकालने को, क्योंकि व्हाइट बॉल कह रहा है, तो व्हाइट बॉल निकालने को सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस क्या हो जाएगा बताओ, सक्सेस हो जाएगा व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, और फेलियर क्या हो जाएगा कि व्हाइट बॉल इज नॉट ड्रॉन। तो उसके हिसाब से पी क्या हो जाएगा, वही 12/24, यानी कि 1/2 इम्प्लाइज पी, और क्यू क्या हो जाएगा, वो भी 1/2। तो पी भी 1/2 है और क्यू भी 1/2 है। ठीक है, क्यू भी क्या हो जाएगा 1/2 है। तो इससे सॉल्व कर लूँ इसको, एनसीआर फॉर्मूला याद है, एनसीएक्स, क्यू की पावर n-x एंड पी की पावर x। आ जाओ, तो n की वैल्यू क्या है 6c, x की वैल्यू क्या है 3, q क्या था 1/2, 1/2 में से की पावर हो जाएगी 6 - 3 यानी 3, और p की पावर भी हो जाएगी 3, तो वापस 6 पावर पूरी हो जाएंगी।
क्योंकि बराबर बराबर आ रहे 63 क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 1/2 की पावर 6। ठीक है 3 2 जा 6 तो ये कट गया और क्या घटा देखो 2 का स्क्वायर यहाँ से गया 4 तो कट गया 5 डिवाइडेड बाय और नीचे 6 में से 2 पावर कम हो गई 4 पावर रह गई तो 2 की पावर 4 क्या होती है 16। 5/16 तो ये हो गया लेकिन साथ में अब सुनो ये प्लस गलत लिखा है मैंने प्लस की जगह मेरे को एंड लिखना चाहिए ये भी काम चाहिए और ये भी काम चाहिए तो जब दोनों काम चाहिए होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब सातवां रो तो एक इंडिपेंडेंट रो है उसमें व्हाइट बॉल निकलने की संभावना वही 1/2 क्या। हाँ विथ रिप्लेसमेंट तो सारी बॉल्स वहां पर डल चुकी है ना। अब सातवें ड्रॉ में भी पूरी की पूरी 24 बॉल्स हैं उसके अंदर और इसमें से व्हाइट निकालनी है तो इसको बिल्कुल डिफरेंट सोचो पहले क्या हुआ उसको भूल जाओ। आप ये मत सोचो कि सातवां ड्रॉ है आप ये सोचो एक डिफरेंट ड्रॉ है इस ड्रॉ में से मैं एक व्हाइट बॉल 1/2 ठीक है 1/2 ही तो आएगा 1/2 1/2 so it is 5 is the final answer to this question। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी फिक्स हो जाएगी है ना। ठीक है हो गया था सरल था ये तो। अब मुझे क्वेश्चन तो सरल था बढ़िया। अब विदाउट तो गलत क्यों पड़ा। ओके टेल मी अब कौन सा क्वेश्चन है इस पेपर में नहीं है हमारे पास थर्ड का सेकंड पार्ट। अच्छा थर्ड में भी ऑप्शन था थर्ड में मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं था कुछ और ऑप्शन था ये तो सिक्स्थ क्वेश्चन था दिस वाज द सिक्स्थ क्वेश्चन एंड थर्ड का जो सेकंड ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं फिर समझा देता हूँ। अनुष्का एंड सृष्टि थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली गलत लिखा हुआ है एक तो अल्टरनेटली करना है इसको ना अल्टरनेटिवली वर्ड गलत है इसलिए क्या आएगा अल्टरनेटली। क्या मतलब होता है दोनों का अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस कहते हैं इसके कितने अल्टरनेटिव्स हैं यानी कितने ऑप्शंस हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक पहले उसने निकाला फिर उसने निकाला फिर उसने निकाला फिर उसने एक छोड़ के एक। ठीक है अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस चॉइसेस जैसे मैंने कहा कि अनुष्का आपके पास कितने ऑप्शंस हैं बताओ तो मैं क्या कहूंगा कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं ऐसे नहीं कहूंगा कितने ऑल्टरनेट्स हैं। ठीक है और ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कोई सीक्वेंस चल रहा है उसमें एक छोड़ के एक वाले सीक्वेंस को ऑल्टरनेट सीक्वेंस कहते हैं समझ गए। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली है ऑल्टरनेटिवली नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या गेम खेल रहे हैं वो दोनों सृष्टि एंड अनुष्का। अरे हम्म क्या गेम खेल रहे हैं बोलो। हम्म हाँ अनुष्का एंड सृष्टि ये गेम खेल रहे हैं कि डाई उछालते हैं अपन दोनों और तब तक उछालते जाएंगे अल्टरनेटली जब तक 6 नहीं आता और 6 आते ही जीत जाऊंगा जैसे सपोज करो सृष्टि ने उछाला और सृष्टि का 6 आ गया फिर गेम ही ओवर हो गया आपका नंबर ही नहीं आया जीत गई वो। मान लो इसका 6 नहीं आया फिर ये करेगी अगर इसका 6 आ गया तो ये जीत गई मान लो इसका भी नहीं आया वापस इसकी चांस फिर इसकी चांस फिर ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स चलता जाएगा ये। तो ये वो गेम आपने मूवीज में देखा होगा कि बंदूक के अंदर गोली पहले मैं ट्रिगर दबाऊंगा मर गया तो ठीक है बच गया तो फिर तेरा नंबर फिर वो बच गया तो तेरा नंबर फिर वो बच गया तो तेरा नंबर ऐसे देखते हैं इनफाइनाइट टाइम से कौन मरता है। ऐसे गेम्स आपने मूवीज में तो देखे ही होंगे। ठीक है साउथ मूवीज में ज्यादा होते हैं। चलो अब चलते हैं आगे। तो अब अनुष्का अगर पहले स्टार्ट करेगी तो क्या संभावना है फाइंड देयर रेस्पेक्टिव अच्छा दोनों की संभावनाएं बतानी है अनुष्का की जीतने की संभावना भी बतानी है और सृष्टि की भी और अनुष्का अगर पहले स्टार्ट करेगी तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा है और उसकी कम है और अगर ये स्टार्ट करेगी तो उसकी ज्यादा है क्योंकि हो सकता है पहली बार में आ जाए तो उसका तो चांस ही नहीं आया। समझ गए ना क्लियर है। तो जो स्टार्ट करेगा उसकी संभावना ज्यादा होगी ये चीज पता है लेकिन कितनी ज्यादा होगी और क्या होगी। ठीक है देखो मुझे एक चीज बताओ जब 6 आ जाए उस इवेंट को ले लेता हूं एस। ठीक है 6 अकर्स और 6 नहीं आता है उस इवेंट को ले लेता हूं एन है ना 6 डज नॉट अकर। तो अब कितनी बार उछाला था सर वो सब तो भूल जाओ आप तो बताओ एक बार उछाले तो 6 आने की संभावना और नॉन 6 आने की संभावना जानते हो आप बोलो 1/6 और नहीं आने की संभावना एन फॉर नॉन है ना 5/6 नॉन 6 मतलब ये 6 और ये नॉन 6 डन एक बार उछालने की संभावना तो जानते हो आप किसी ने अटेम्प्ट किया ही नहीं होगा ये वाला तो है ना। ठीक है एक बार उछालेंगे तो A6 आने की संभावना और नहीं आने की संभावना। अब क्या कह रही है अनुष्का ने पहले स्टार्ट किया सो अनुष्का स्टार्ट्स फर्स्ट। तो सबसे पहले आप एक काम करोगे बेटा अनुष्का स्टार्ट्स फर्स्ट। तो अनुष्का अगर फर्स्ट स्टार्ट करेगी तो मैं मुझे बताओ पहला अटेम्प्ट अनुष्का का देन सृष्टि का देन अनुष्का का देन सृष्टि का देन अनुष्का का देन सृष्टि का देन अनुष्का का एंड सो ऑन इट गोस इनफाइनाइटली ये हो रहा है।
तो ऑप्शन 2 हटा देता हूं मैं। अब हमको दोनों की संभावना चाहिए, अनुष्का के जीतने की संभावना भी चाहिए और सृष्टि की। तो मैं एक एक निकालूंगा, पहले मैं अनुष्का के जीतने की संभावना निकाल लेता हूँ। निकाल लो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनुष्का विनिंग निकालना शुरू करूं। ओके, अब अनुष्का कैसे कैसे जीत सकती है? या तो अनुष्का पहली बारी में जीत जाएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में जीत जाएगी अनुष्का, या ऐसे लिख देना आप, मैं लिख नहीं रहा हूं, अनुष्का विनिंग ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर आप लगाओगे अनुष्का विनिंग ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। समझ आया? पूरा लिखना, अनुष्का विनिंग ऑन द वन फर्स्ट अटेम्प्ट। या फिर पहली में नहीं जीतती तो तीस, क्योंकि अभी अपन अनुष्का के जीतने की बात कर रहे हैं, सृष्टि को बीच में मतलब नहीं लेके आना, अभी अनुष्का के जीतने की बात चल रही है। तो पहले अटेम्प्ट में जीत सकती है, फिर और लगा रहा हूं, और मतलब अगर या तो ये होगा या ये होगा, दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में जीत गई तो तीसरा फेंकेंगे नहीं। या फिर वो थर्ड में जीतेगी, बोलो, या फिर वो फिफ्थ में जीतेगी, और इस तरीके से पता नहीं सर कब जीतेगी, पर जीतेगी जरूर। ठीक है। अब अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जीती, यानी पहली बारी में 6 आया है, मानते हो क्योंकि अनुष्का ने स्टार्ट किया गेम, और के केस में क्या लगाते हो जल्दी बोलो, प्लस। थर्ड में जीती मतलब पहली बारी में और दूसरी बारी में नॉन 6 आया, या अनुष्का ने फेंका नॉन 6, फिर सृष्टि ने फेंका, फिर नॉन 6, फिर अनुष्का ने फेंका 6। ओके, और के केस में अगेन प्लस। पांचवी बारी में जीती, यानी कि पहले अनुष्का ने फेंका तो नॉन 6, फिर सृष्टि का नॉन 6, फिर अनुष्का का नॉन 6, फिर सृष्टि का नॉन 6, फिर फाइनली अनुष्का का 6, और फिर आगे हम केसेस बना नहीं रहे, ऐसे चलता जाएगा। सो लेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हर बार फेंकना एक इंडिपेंडेंट ट्रायल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आपने निकाला 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन 5/6, मल्टीप्लाई कर दूं, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है। 5/6, 5/6 एंड 1/6, इधर आ जाओ, 5/6, 5/6, 5/6, again 5/6 into 1/6 and so on। आप ध्यान से देखो, ये एक जीपी बन रही है, 11th क्लास में सीखी थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहली टर्म 1/6 है, दूसरी टर्म में इतनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तीसरी टर्म में इतनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 5/6 का स्क्वायर हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें 5/6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, इसमें अगेन 5/6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, और आगे चलता जा रहा है। तो इट इज एन जीपी, और जीपी भी कोई एरी वेरी जीपी नहीं है, इनफाइनाइट जीपी है। जीपी भी दो तरीके की थी, एक फाइनाइट जीपी थी और एक इनफाइनाइट जीपी थी। तो इस इनफाइनाइट जीपी में पहली टर्म क्या है, 1/6। कॉमन रेशियो जिसको अपन आर बोलते थे वो क्या है, 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर, और आई कैन से 25/36। और इनफाइनाइट जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स तो होती ही नहीं है, फाइनाइट जीपी में होती है। अब मुझे कौन बताएगा इनफाइनाइट जीपी के सम ही तो करना है, सम ऑफ एन टर्म्स, एन तो बोल नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला याद है किसी को? अच्छा, इनफाइनाइट छोड़ो, फाइनाइट का याद है? अच्छा, एपी के सम का फॉर्मूला तो याद होगा। n/2 इंटू हाफ 2a प्लस 1 इंटू डी, वहां पे कॉमन डिफरेंस होता था। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का बेटा बोर्ड से वो कुछ भी चेक कर सकता है वो, और कुछ नहीं, एक जीपी का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, उसको पूरा अधिकार है। आज से पहले आपने जो भी सीखा है सब पूछ सकता है ना। तो जीपी का फॉर्मूला बताओ पहले तो। फाइनाइट वाला होता है ए इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये तो होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या होगा, ये ऊपर केवल ए होगा और नीचे 1-r, ए डिवाइड बाय 1-r, सरल सा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले दोनों आप वीडियो में से नोट करके याद कर लेना, ठीक है, कुछ भी छूटने ना पाए। ए डिवाइडेड बाय 1-r, तो ए क्या था, 1/6, 1 - r क्या था, 25/36, सो इट इज लाइक 1/6, 1 - 25/36 इज 11/36, और 1/6 को लिख सकता हूँ मैं 6/36, और इट इज 11/36, एंड आंसर इज 6/11, 6/11। डन। अब ये तो केवल अनुष्का के जीतने के चांसेस पक्के हुए हैं अभी, तो अब सृष्टि की बारी है। अब जल्दी जल्दी कर दें, सृष्टि विनिंग। तो सृष्टि कौन से अटेम्प्ट में जीतती है?
सेकंड, फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे चलता है उसका मामला। तो या तो वो सेकंड अटेम्प्ट में जीतेगी, प्लस, प्लस नहीं और प्लस तो फिर प्रोबेबिलिटी करूंगा, या फिर फोर्थ में जीतेगी, या फिर सिक्स्थ में जीतेगी एंड सो ऑन। फाइन। अब आप समझ ही गए हो तो जल्दी जल्दी बताओ। सेकंड में जीतेगी यानी कि पहले नॉन सिक्स आया है, सेकंड में सृष्टि फेंके सिक्स आया, एस का मतलब सृष्टि नहीं है यहाँ पे, एस का मतलब सिक्स है ना। सृष्टि का तो केस चल रहा है ना। और के केस में प्लस कर ही देते हैं। फोर्थ में यानी कि चार, पहले तीन में नॉन सिक्स और चौथी बार सेकंड सृष्टि ने फेंका सिक्स, और सिक्स का मतलब पहले पांच में नॉन सिक्स एंड देन सिक्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज बताओ। नॉन सिक्स एंड सिक्स यानी 5/6 इंटू 1/6, फिर 5/6, 5/6, 5/6 एंड 1/6, फिर अब कितनी बार है 5/6, पांच बार, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 एंड 1/6। गलती क्या कर रहे हैं, और लगा क्या, इनफाइनाइट के डॉट्स भी तो बनाओ, यहाँ पे प्लस लगा के इनफाइनाइट के डॉट्स बनाओ, यहाँ पे प्लस लगा, ठीक है। सो अब बताओ क्या ये क्या बन रहा है, ये भी जीपी ही बनेगी इनफाइनाइट टर्म्स की। इसमें पहली टर्म क्या है, ये पहली जो दिख रही है 5/6 इंटू 1/6, क्योंकि 5/6 इंटू 1/6 सब में देखो, इसमें भी है, तो ये इतनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई, इसमें 5/6 इंटू 1/6 को छोड़ दें तो वही सेम, आर तो सेम आया है, बस ए अलग आया है। तो इनफाइनाइट जीपी जिसके अंदर ए है यहाँ पे 5/36 सबकी बार, उसमें क्या था 6/36 था, इसमें 5/36 है। और आर सेम आया है दोनों का 25/36, तो वही ए डिवाइड बाय 1 - आर, यानी कि 5/36 डिवाइडेड बाय 1 - 25/36, यानी कि 5/36 डिवाइडेड बाय 11/36, यानी 36/35/11। उसकी क्या चांसेस हुए, तो देखो मार्जिनल करीब करीब बराबर है, करीब करीब बराबर है। 6/11, 5/11, सिक्स, दोनों का आधा आधा कर देता तो 5.5/11 होता, 5.5/11 होता। बस 0.5 का डिफरेंस है, 0.5, 5.5 के इसके ज्यादा है, क्योंकि मार्जिनल थोड़ा सा ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसने पहले स्टार्ट किया है। अगर ये पहले स्टार्ट करे तो इसका 6/11, 5/11। ठीक है। वन मोर थिंग, अनुष्का के जीतने के चांसेस जब आपने निकाले लिए, तो सृष्टि कैसे क्यों निकाले 1 - 6/11, क्योंकि दोनों में से कुछ और तो हो ही नहीं सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सृष्टि विनिंग विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनुष्का विनिंग। ठीक है, तो वो से भी निकाल सकते हैं, दैट इज 1 - 6/11 ऑल्सो 5/11। कौन कौन मानता है आउट ऑफ द कोर्स है, ऐसा क्वेश्चन है हमारी बुक में, एग्जाम्पल है, मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो इसी तरीके का कोई सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ओवर। तो प्रोबेबिलिटी ओवर फाइनली, हर तरीके से हर टॉपिक हर पहलू को हमने आज टच किया। 11th की छुट्टी करी तो उसका पूरा फायदा लिया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है इसलिए उनकी करनी थी छुट्टी। तो एक मिनट इसको बंद कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। कुछ और क्वेश्चन पूछना है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, नहीं नहीं अभी तो ओके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड